तो हमारे कल तक के लेक्चर के अंदर हमने फ्री कंसेंट वाले पूरे लूप को फिनिश किया था। सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 यहाँ तक हमने पूरा फिनिश किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था मिस्टेक वाला पोर्शन जो है वो आपके सिलेबस में काफ़ी कम है, तो ये एक ही चार्ट में हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा ये सब हमने डिटेल में कंप्लीट किया था। फ्रॉड तक हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर तक पहुंच गए थे। कल हमने मिस रिप्रेजेंटेशन और उसके कॉन्सिक्वेंस एंड फिर मिस्टेक को हमने यहाँ पे कवर किया था, अलॉन्ग विद द रिविजन ऑफ वॉट एवर वी हैड कवर्ड इन द प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर। अब आज के लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और ये है हमारा सेक्शन नंबर 23। एग्जाम परस्पेक्टिव अगर मैं आपको बताऊं, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिखेगा लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो आपको अगर याद हो तो हमने देखा था सेक्शन 10 स्पेसिफिकली बताता है दैट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगैलिटी होना ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। और लीगैलिटी आपके सिर्फ ऑब्जेक्ट का नहीं है, योर कंसिडरेशन शुड ऑल्सो बी लीगल। ये दोनों ही लीगल होने चाहिए। ये दोनों में से कोई एक भी अगर इलीगल हो गया तो यहाँ पर सिनेरियो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट था दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, लेकिन आपने बोला कि कंसिडरेशन किस में मिलेगा, लेट्स से ड्रग्स में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन इज़ द इशू। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट है लेट्स से मर्डर। मैं आपको बोल रहा हूँ आप किसी का मर्डर कर दो, मैं आपको बदले में यहाँ पर कैश पे करूँगा। ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गड़बड़ है। अगर मैं आपको बोलूँ येस आई एम गोइंग टू टीच यू और आप बदले में मुझे कैश पे करोगे, सो दिस इज़ फाइन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ चलो ये तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो गया, मर्डर कर दो, मैं आपको उसके बदले ड्रग्स दे दूंगा, इसमें तो पूछना ही क्या है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही गड़बड़ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या इशू है, कंसिडरेशन में इशू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में इशू है, और यहाँ पर तो खैर दोनों ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही ओवरऑल गड़बड़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग किसी को चीट करेंगे, ठीक है, हम किसी को चीट करेंगे, वो मूवी आया था ना स्पेशल 26, तो हम इस तरह से करके स्पेशल 26 का एक टीम बनाएंगे, किसी को चीट करेंगे, और जो भी अमाउंट हम यहाँ पर चीट करके लाएंगे उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये भी मेरा क्या है, वॉइड है, बिकॉज यहाँ पर कंसिडरेशन बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट का वो यहाँ पर गड़बड़ है। तो आपको ये पॉइंट इधर ध्यान रखना होगा। ओके, सो लेट्स चेक दिस। सो विच कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड विच आर नॉट, ये आपको कौन बताएगा, सेक्शन नंबर 23। अब सेक्शन नंबर 23 आपको ये बोलता है कि आपका कंसिडरेशन और जो ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट का, उसको लॉफुली मान के चलेंगे हम, अगर, अनलेस। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट में या कंसिडरेशन में ये 6 में से कोई एक चीज अगर आ गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, उसको हम लॉफुल नहीं मानेंगे। सबसे पहला क्या है, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। सो फॉरबिडन मतलब इट इज नॉट अलाउड बाय द लॉ, ठीक है। फॉरबिडन इज इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड। तो अगर आप देखो ड्रग्स के केस में देखो तो वहां पर क्या है, इट इज नॉट अलाउड बाय द लॉ। लॉ वह क्या बोलता है कि आप ड्रग्स के अंदर डील नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। तो पहला पॉइंट आपके लिए यहाँ पर क्या हो गया, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे है उसमें बताया हुआ है, इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। मतलब अगर आप लॉ में, मतलब बेसिकली कोई भी एक चीज पे जब आप काम करते हो तो उसमें एक एक्ट नहीं लगता, काफी सारे एक्ट लगते हैं। तो अगर आप एक एक्ट को कंप्लाई कर रहे हो लेकिन उसके चक्कर में दूसरा एक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल लो, ये एक मेरा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। अगर आप सपोज करो नाइट आउट के लिए जा रहे हो और आपके घर पे पापा ने बोला है कि 10 बजे घर पे वापस आना है, और मम्मी ने बोला है कि आप 11 बजे तक वापस आ सकते हो, तो आप घर कितनी बजे आओगे, यू शुड कम होम बिफोर 10। वाई, क्योंकि 10 के बाद अगर आप आते हो तो मम्मी को तो कंप्लाई कर दिया, लेकिन उस चक्कर में आप किसको वायलेट कर रहे हो, आप पापा एक्ट को वायलेट कर रहे हो, तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि अगर आपका जो कंसिडरेशन या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है कि ये किसी दूसरे लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर देगा, मतलब उसको वायलेट करेगा, उसको सरकमवेंट करने की कोशिश करेगा। सरकमवेंट मतलब आप उसको ओवर पावर करोगे,
ठीक है, तो यहाँ पर इसको void माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप fraudulent, आपका ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन दोनों फ्रॉड से है, तो भी यहाँ पर आपके लिए ये वैलिड नहीं होगा। दूसरा, इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, प्रॉपर्टी ऑफ द अदर। तो अगर जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपके घर को तोड़ देता हूँ, आप उसके मेरे को पैसे दे दो। अब देखो, घर तोड़ देता हूँ का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जा रही है तो मैं आपका घर तोड़ रहा हूँ। मैं आपके नॉर्मल घर को, ऐसे अच्छा खासा घर आपका है, नया घर आपने बनाया, उसको मैं तोड़ रहा हूँ, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट लॉफुल। इंजरी टू दी पर्सन, अब इंजरी में ध्यान रखना, वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट द फिजिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी तो रह गई, इसके अलावा मेंटल इंजरी भी आपको यहाँ पर अगर मैं पहुंचा रहा हूँ तो भी वो आपके लिए क्या है, करेक्ट नहीं है। अब सपोज करो कोई इस तरह का मुझे शॉकिंग न्यूज दे दे, सपोज आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है, वो पास हो गए, आप पास हो गए हो और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो अपने रिजल्ट के लिए, और मैं आपको यहाँ पर आके ऐसे बोलता हूँ, मतलब मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ या कोई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि चलो एक काम करो, आप इस बच्चे को जाकर झूठ बोल दो कि ये फेल हो गया और इसका सीए का सपना और ये सब खत्म, जबकि वो पर्सन पास हो चुका है। तो मेरे को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आई एम गोइंग टू कॉज अ इंजरी, बट क्या मैं आपको फिजिकल इंजरी करूंगा, क्या मैं आपको हाथ पैर तोड़ रहा हूँ, आपके यहाँ पे हाथ उठा रहा हूँ, आंसर इज नो। मैं आपको किसी चीज से, किसी औजार से मार नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पर मेंटल इंजरी पहुंचा रहा हूँ, और ये मेंटल इंजरी पहुंचाने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉट लॉफुल। और आगे आ रहा है, वेन द कोर्ट रिगार्ड्स दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एज इमोरल। इमोरल का क्या मतलब होता है, जो यार हम बोलेंगे इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप कर रहे हो तो दिस इज कंसिडर्ड एज इमोरल। जैसे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर इज, देखो चाइल्ड लेबर इलीगल भी है और चाइल्ड लेबर अगर आप देखो तो वो इमोरल भी है, ठीक है। अगर सपोज करो कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, ठीक है, आप ऐसे समझो कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, कोई सपोज करो 20 साल का लड़का है, उससे काम करवा रहा है, लेकिन इस 20 साल के लड़के को आप उससे दिन में लेट्स से 17 से 18 घंटे काम करवा रहे हो और उसको आप पेमेंट भी उतना नहीं दे रहे, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इमोरल। फोर्स्ड लेबर, जो कई बार चाइना के ऊपर भी ब्लेम लगता है कि वो उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या करता है, फोर्स्ड लेबर उनसे करवा रहा है, उनको फैक्ट्रीज के अंदर जबरदस्ती। आई थिंक आपने रिसेंटली अगर न्यूज सुना हो तो यूएसए ने एक ऐसा लॉ भी पास करने वाले हैं वो, जिसके अंदर ये रहेगा कि अगर आप चाइना से कोई प्रोडक्ट को यूएस में बेचना चाहते हो तो उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई भी फोर्स्ड लेबर नहीं किया गया हो, ठीक है। तो वो फोर्स्ड लेबर को भी क्या माना जाता है, इमोरल माना जाता है। तो अगर इस टाइप का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि समाज के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, तो यहाँ पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या माना जाएगा, इमोरल माना जाएगा। इसके अलावा इफ द कॉन्ट्रैक्ट और द अग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मतलब सामाजिक व्यवस्था जो है उसको खराब करने के लिए अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको हो जाएगा यहाँ पे इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसके अंदर आपका ब्राइब्स वाला पॉइंट भी आ जाता है कि अगर आप किसी पुलिस वाले को ब्राइब देते हो और बोलते चलो एक काम करो वो दूसरे वाले के ऊपर आप केस फाइल कर दो, या आप किसी को बोलते एक काम करो जबरदस्ती गवाही दे दो, तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये सारे चीजें हैं और इनको अभी हमें बहुत डिटेल में कवर करना है, तो ऐसा नहीं कि ये यहीं पे हमारा डिस्कशन खत्म होगा, इसके ऊपर आज का पूरा लेक्चर रहेगा। और इसीलिए मैंने आपको कल ही बता दिया था कि शायद आपका आज का लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, वी मे नॉट हैव अ 1.5 आवर लेक्चर, यूजुअली वी हैव अ 1.5 आवर लेक्चर जो कई बार 1 आवर पे खत्म होता है, कई बार 1 आवर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, कई बार 1 आवर 30 मिनट्स पूरा यूज होता है। आज हो सकता है आपका 1 आवर 45 मिनट्स तक भी चला जाए, क्योंकि मैं इस पूरे टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो आप यहाँ पे देखो आगे जो बता रहे हैं दैट इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल। तो इनमें से कोई भी एक अगर हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो अग्रीमेंट है उसको अनलॉफुल बोल देंगे, और अगर ये अनलॉफुल हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void. So every agreement of which the object or the consideration is unlawful, that is considered as void. जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखो, ए बी सी तीनों एक अग्रीमेंट में जाते हैं और क्या बोलते हैं कि हम डिवाइड करेंगे आपस में क्या, गेन्स, लेकिन गेन्स कहां से जो अक्वायर किया, बाय वे ऑफ फ्रॉड। सो दिस अग्रीमेंट इज व्हाट, दिस इज void। क्यों, क्योंकि यहां पर जो इनका ऑब्जेक्ट है, इनके अग्रीमेंट का जो पूरा ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, दैट ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। दूसरा आप यहां पे देखो, ए promises to be to abandon a prosecution। अब देखो यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को एक डाउट आता है कि सर आपने इनिशियल लेक्चर्स में जो बताया था वहां पर तो आप बोल रहे थे कि केस फाइल नहीं करो तो चलेगा। देखो अबैंडन अ प्रोसिक्यूशन मतलब जो केस फाइल किया गया है उसको आप क्या करो, वापस ले लो। तो
ये आपको अगर याद हो, मैंने ट्रैफिक वाला आपको एग्जांपल दिया था, इफ आई एक्सीडेंटली बम्प माय कार इनटू योर्स एंड आपकी कार को डैमेज होता है और उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ प्लीज पुलिस कंप्लेन मत करो, मैं आपका डैमेजेस पे कर दूंगा। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है कि एक ने रॉबरी रॉबरी किया, ठीक है, बी ने रॉबरी किया, और बी उसके बाद क्या बोलता है, यार मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो, आपने मैंने जो भी सामान सामान आपका चुराया था उसको मैं आपको रिस्टोर करके वापस से दे रहा हूँ। तो इस टाइप का अगर आप अग्रीमेंट कर लेते हो चोर के साथ, तो ये अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, बिकॉज ये अनलॉफुल है। अब आप बोलोगे सर हाउ डिफरेंट इट इज, जब मैंने आपकी कार को बम्प कर दिया था और मैंने आपको बोला था पुलिस केस मत फाइल करो। तो आप देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप कुछ गलत काम करते हो, वो दो तरह का रॉन्ग होता है। वन इज कॉल्ड एज द सिविल रॉन्ग एंड अनदर इज कॉल्ड एज द क्रिमिनल रॉन्ग। तो चोरी करना सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है? तो आंसर इज वो क्रिमिनल रॉन्ग है। हाँ, तो सिविल रॉन्ग अगर आप करते हो, जैसे कार आपका गलती से मैंने बम्प कर दिया, या आपकी किसी प्रॉपर्टी को गलती से डैमेज कर दिया, आपका मोबाइल फोन मेरे से टूट गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो ये हो गया सिविल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग के लिए अगर आप बोलते हो कि चलो केस फाइल मत करो और हम यहाँ पर अग्रीमेंट में एंटर करते हैं कि मैं आपको कॉम्पनसेट कर दूंगा, दैट इज वैलिड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्रिमिनल के लिए मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो ये इनवैलिड है, दिस इज अनलॉफुल। तो यहाँ पर भी वही है कि ए प्रोमिसेस टू बी, ए का सामान चुराया, किसने चुराया? बी ने चुराया। तो ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपके अगेंस्ट जो केस फाइल किया, प्रोसिक्यूशन इज, याद रखना, क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, प्रोसिक्यूशन इज क्रिमिनल ऑफेंस। आपने अगर बॉलीवुड मूवी देखा हो या फिर इवन जॉली एलएलबी आपने देखा हो, तो ये प्रोसिक्यूशन वर्ड आपको काफी बार वहां पर मिलेगा। सो ए प्रोमिसेस टू बी टू अबैंडन अ प्रोसिक्यूशन which he had instituted against B for the robbery। तो A ऑलरेडी B के अगेंस्ट यहाँ पे केस फाइल कर चुका है। अब वो B को प्रॉमिस कर रहे हैं कि ठीक है मैं केस वापस ले लूंगा अगर आप मेरी प्रॉपर्टी मुझे रिस्टोर कर दो। नाउ दिस अग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? दिस इज स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये टर्म आप याद रखना, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो केस है उस केस को आप वापस ले रहे हो, आप एक तरीके से लीगल कानून के उसमें बाधा डाल रहे हो, ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो ये पॉइंट आपको बताया। हालांकि स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर हमारे पास आगे डिटेल में भी डिस्कशन होगा, बट डू रिमेंबर दिस टर्म, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस को वापस से लेने की बात करते हो, जो आपने केस फाइल किया उसके लिए आप वापस केस लेने की बात करते हो, that is called as stifling of prosecution, and the stifling of prosecution is not considered as valid, this is considered as unlawful. So section 10 of the Indian Contract Act, it provides for the legality of the consideration and the objects, and section 23 of the act also states that every agreement of which the object or the consideration is unlawful, that will become void. अब देखिए, the following is an example of an agreement which is void because of unlawful consideration। अब क्या है आप यहाँ पे देखो, ए प्रॉमिस करता है बी को, देखो यहां पर क्यों है अनलॉफुल कंसिडरेशन, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अपोज में जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको कोई पोस्ट खाली मिला है, ठीक है, कोई ऑफिसर का और उसका, मुझे बताओ वो किसको दिया जाना चाहिए? एक काबिल इंसान को, या मतलब जो डिजर्व करता है उसको, या जो यहाँ पे घूसखोरी करके बिजनेस में मतलब पैसा देके अगर इन कर जाए उसको? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्यों, हर जगह ऐसा ही होना चाहिए कि एक जो काबिल इंसान है जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, ना कि कोई पैसे वगैरह लेके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अग्रीमेंट हो, दो जनों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, ए और बी के बीच में अग्रीमेंट, जिसमें ए बी को क्या बोलता है कि मैं आपको जो पब्लिक सर्विस है, ए बी को बोल रहा है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा पब्लिक सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब आपकी मैं लगवा दूंगा, उसके बदले में आप मुझे क्या करो, 1 लाख रुपया दे दो, ठीक है। अब ये जो 1 लाख रुपया आप ले रहे हो यहाँ पे, ये अग्रीमेंट ही पूरा क्या हो गया, वॉइड हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ का जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, क्योंकि ए यहाँ पर क्या प्रॉमिस कर रहा है बी को, एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस में आपको इस तरह से अगर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, एक सामाजिक व्यवस्था जो है उसके विरुद्ध जाता है ये बात। therefore this particular agreement is what, this agreement is unlawful। डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट, क्योंकि एग्जाम परस्पेक्टिव से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल ध्यान रखना, ये एक तरीके से आपने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर घूसखोरी आपने करी। अब घूसखोरी इज ऑब्वियस सा बात है पब्लिक पॉलिसी के लिए अच्छी बात नहीं है। एक समाज जहां पर बहुत ज्यादा घूसखोरी होगा वो आपके लिए क्या रहेगा, वो दैट इज गोइंग टू बी बैड, करप्शन इज बैड, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग गिवन हियर।
तो अब यहाँ पर सेक्शन 23 को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिए, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर हमने जो इनको लिखा था, फॉरबिडन बाय लॉ एंड ऑल दीज थिंग्स, अब ये 6 पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। हो सकता है सेक्शन 23 पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द अग्रीमेंट्स विच विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड ड्यू टू ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख देना। और अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एनी इंडिविजुअल टॉपिक, तो फिर आपके ये वाले जो एग्जाम्पल्स है वो काम आएंगे, जो इनका एक्सप्लेनेशन है। और कई बार हो सकता है ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपको काम आ जाए, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे काम आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया है, व्हेन अ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। अब एक्ट्स विच आर फॉरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का क्या मतलब होता है, कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई कानून होना चाहिए, उसके तहत अगर ये आपका एक्ट पनिशेबल है, ठीक है, या फिर उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं बाय एनी रेगुलेशंस, या फिर कोई ऑर्डर मिला गया है थ्रू एनी अथॉरिटी, तो यहाँ पर उसको हम क्या मानेंगे, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। 3 पॉइंट्स है, 1 इट इज पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट, किसी कानून के अंदर उसको आपको मना किया गया, आप ये नहीं कर सकते, और इट इज प्रोहिबिटेड बाय द रेगुलेशंस, और एन ऑर्डर इज मेड इन एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो लॉ में, कानून के अंदर जिसको, देखो लेजिस्लेचर का आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाने वाली अथॉरिटी है, उसके अंडर एक कोई अथॉरिटी को सेटअप किया गया है किसी कानून के अंदर, वो अथॉरिटी यहाँ पर कोई ऑर्डर पास करता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वो एक अगर ऑर्डर पास कर रहा है, तो वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज सेटअप अंडर द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को इधर सेटअप किया गया, एंड इट इज प्रोहिबिटेड बाय द रेगुलेशंस। कोई ना कोई आपका रेगुलेटर है, उसने रेगुलेशंस आपको बना कर दिया, जैसे आप पढ़ोगे यहाँ पे सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पर रेगुलेशंस बनाए, उसके तहत ये प्रोहिबिटेड है, और इट इज प्रोहिबिटेड अंडर अ स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट मतलब किसी कानून के अंदर इसको मना किया गया, तो ये हम क्या मानेंगे, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो बेसिकली यहाँ पर फॉरबिडन का तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उसमें कोई दो राय नहीं है, फॉरबिडन मतलब मना किया गया है, प्रोहिबिटेड। और लॉ को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि लॉ क्या क्या हो सकता है। तो लॉ हो सकता है या तो कोई एक्ट हो, या कोई रेगुलेशन हो, या फिर कोई ऑर्डर हो जो कि किसी अथॉरिटी ने यहाँ पर दिया है। अब ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये एग्जाम्पल के अंदर आपको एक पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पर पूछा जाएगा वेदर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज फॉरबिडन बाय लॉ और नॉट। तो यहाँ पर बेसिकली लॉ का इंटरप्रिटेशन किया गया, फॉरबिडन तो है यहाँ पर, जो कोई काम है वो फॉरबिडन तो है, बट यहाँ पर फॉरबिडन बाय लॉ है कि नहीं। तो लॉ का आपको मैंने जैसे बताया, यहाँ पर 3 पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर लॉ को डिफाइन किया गया है, लॉ 1 इज दिस, अनदर इज दिस, एंड थर्ड इज दिस, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इसमें क्या हुआ है, ए को लाइसेंस मिला है, ठीक है, घास काटने के लिए, ठीक है, अ लाइसेंस, ए को मिला नहीं, एक्स को मिला है। सो अ लाइसेंस टू कट ग्रास इज गिवन टू एक्स बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और अंडर द फॉरेस्ट एक्ट वहां पर लाइसेंस दिया गया है एक्स को कि तुम जाके जंगल में घास काट लो, टू कट द ग्रास, ठीक है, ओके। वन ऑफ द टर्म ऑफ द लाइसेंस, ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर जो इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है वो क्या है, वन ऑफ द टर्म ऑफ द लाइसेंस इज दैट द लाइसेंसी शुड नॉट असाइन हिज इंटरेस्ट। मतलब अगर मुझे परमिशन मिला है, तो मैं वो परमिशन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। असाइनमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, अब बेनिफिट्स को असाइन कर सकते हो, तो ये असाइन आप नहीं कर सकते। वन ऑफ द टर्म ऑफ लाइसेंस इज दैट द असाइनी, the licensee cannot assign his interest under the license without the permission of forest officer। मतलब आप किसी थर्ड पर्सन को राइट नहीं दे सकते। सपोज यहाँ पर एक्स को राइट मिला है कि आप ग्रास कट कर लो, तो एक्स यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकता कि चलो एक काम करो, मैं ये राइट किसी और को देता हूँ, तो कोई और होगा वो यहाँ पे घास काट लेगा, ऐसा नहीं कर सकता। अंडर द लाइसेंस विदाउट द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर। एंड अगर ऐसा किया जाता है तो फिर यहाँ पर फाइन भी दिया गया है, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ब्रीच ऑफ वन कंडीशन। एक शर्त पे आपको मैंने लाइसेंस दिया है कि आप अपने इस राइट को किसी और को असाइन नहीं करोगे, और अगर आप करते हो तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर फाइन होगा। बट द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस कंडीशन ऑफ द लाइसेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। बट ध्यान रखना, ये जो टर्म्स ऑफ लाइसेंस है कि लाइसेंसी अपने राइट को असाइन नहीं कर सकता किसी और को, ऐसा कुछ भी
फॉरेस्ट एक्ट के अंदर नहीं लिखा। ये लाइन देखना, सारा का सारा जो गेम है वो इस लाइन की वजह से चेंज हो जाता है। द मोमेंट दिस लाइन इज देयर दैट द ऑब्जर्वेंस of the condition of the license is not obligatory under the forest act। तो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब यहां पर क्या होता है, ए, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ना टाइपिंग एरर कर दिया है। आप एक काम करो, इस गिवन टू एक्स की बजाय इसको भी ए कर दो। इन्होंने नाम चेंज नहीं किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए को लाइसेंस मिला था और ए ने यहाँ पर ये जो लाइसेंस है इसको असाइन कर दिया, किसको, बी को। अब आप मुझे बताओ क्या ये अग्रीमेंट वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि क्या पर्टिकुलर ये जो लाइसेंस को असाइन किया गया है, is this particular assignment forbidden by law or not? Because if it is forbidden by law, then it is not allowed, then it is obviously void. But if it is not forbidden by law, then it is allowed। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि लाइसेंस को आप असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, ये LIS मैंने लिख दिया। ये देखो सिंपल सा पॉइंट, आप ये देखो कि आप लाइसेंस को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट असाइन द लाइसेंस। ये कौन बोलता है, ये कहां पर बताया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइसेंस, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ इशुइंग द लाइसेंस। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एक्ट। This is not mentioned in the act. So if this is not mentioned in the act, then in that case ये जो particular point है, ठीक है, if it is not mentioned in the act, if it is not mentioned in the act, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते that this is forbidden by law। So this is not forbidden by law। This is not forbidden by law। And if it is not forbidden by law, then in that case अगर ये असाइन किया गया है तो इस असाइनमेंट के ऊपर आप ये नहीं बोल सकते दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट इज void और दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। हाँ, आप पेनल्टी लगा सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर असाइनमेंट जो है ये असाइनमेंट void है। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर? आपको अब समझ में आया फॉरबिडन बाय लॉ का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन बाय लॉ? तो बस आपको ये ध्यान रखना है, फॉरबिडन बाय लॉ में तीन चीजें हैं। कोई कानून मना कर रहा है क्या, कोई रेगुलेशन मना कर रहा है क्या, या किसी अथॉरिटी का ऑर्डर आया है क्या। ये क्या था, दिस वाज कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। नाउ कंडीशन ऑफ लाइसेंस डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द थ्री कैटेगरीज, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज फॉरबिडन बाय लॉ। ओके, राइट। चलिए अब हम यहां पर हम आगे देखते हैं। इट सेज दैट the consideration or the object where it defeats the provision of any other law। अब देखो, defeat the provision of any other law must be taken as limited to defeating the intention which the law has expressed। अब यहाँ पर क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, देखो जब भी लॉ बनता है तो दो वर्ड्स आते हैं, ठीक है। चलो एक और आपको लॉ के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ। सी देखो, जैसे जैसे मेरे को पॉइंट्स दिमाग में आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। जब हम बात करते हैं ना कि आपको लॉ को फॉलो करना है, ठीक है, लॉ को अगर फॉलो करना है तो वहां पर एक होता है स्पिरिट ऑफ लॉ और दूसरा उसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ लॉ, ठीक है। स्पिरिट ऑफ लॉ और लेटर ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है? आप लेटर ऑफ लॉ के अंदर जो लिखा गया है उसको आप फॉलो करते हो, ठीक है, यू जस्ट फॉलो दैट। स्पिरिट ऑफ लॉ में जो लिखा गया उसको तो फॉलो करते हो, और आप जो लॉ मेकर का इंटेंशन है उसको भी आप फॉलो करते हो, यू ऑल्सो कंप्लाई दैट। सी जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दो, मैं यहां पर बोलता हूं कि आपको एक लाइव एग्जाम्पल में चलो इसका देता हूं। सी, यू ऑल नो कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक में इसके ओनर कौन है? उदय कोटक, ठीक है। अब आप देखो, कोटक महिंद्रा बैंक को जब लाइसेंस दिया गया था तो वहां पर बेसिकली आरबीआई एक्ट के अंदर ही बताया हुआ, अरे यार ये टेम्परेरी स्किन का इशू होता है। एनीवे चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, ये हो गया कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में उदय कोटक है। अब जो आरबीआई एक्ट है वो क्या बोलता है कि किसी भी बैंक के अंदर, अब उदय कोटक इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, उदय कोटक को यहाँ पर बेसिकली वहां पर लॉ मेकर्स ने क्या बोला है कि किसी भी प्रमोटर का शेयर होल्डिंग, वो अलग अलग लिमिट्स है बट एग्जांपल देते हैं कि किसी भी प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 40% से ज्यादा नहीं होगा। अब यहां पर क्या बात हो रहा है, 40% ऑफ द शेयर होल्डिंग,
ठीक है, 40% ऑफ द शेयर होल्डिंग उसको एक्सीड नहीं करेगा, ये आपका 40% मैक्सिमम रहना चाहिए। अब लॉ मेकर का यहाँ पर क्या लॉजिक है? लॉ मेकर का ये लॉजिक है कि कोई भी इंसान का 40% से ज्यादा का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लॉ मेकर ने बोल के रखा हुआ है। अब उदय कोटक जी ने क्या किया, जब बात हुई शेयर होल्डिंग की, आप मुझे बताओ शेयर मतलब कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कौन सा शेयर? या दोनों? या दोनों? ध्यान रखना, जब लॉ में कुछ नहीं बोला तो फिर हम क्या मानेंगे? सभी कुछ। अगर वो बोलता है शेयर, तो शेयर मतलब इक्विटी भी होगा, प्रेफरेंस भी होगा। जब तक स्पेसिफिकली ये नहीं बोले ओनली इक्विटी ओनली प्रेफरेंस, तो हम शेयर ही मानेंगे। तो यहाँ पे एक है ना बहुत अच्छा कहावत है जिसको हम बोलते हैं, लॉ कैन नाइदर बी एक्सटेंडेड नॉर इट कैन बी कर्टेल्ड। आप किसी भी कानून के जो वर्ड्स है उसको एक्सटेंड मत करो और ना ही उसको कर्टेल करो। कर्टेल मतलब उसको कट करो। तो जब आप बोलते हो नहीं 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 शेयर का मतलब तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स होगा, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक उसको एक्सटेंडेड मीनिंग दे रहे हो, दैट शेयर विल मीन ओनली इक्विटी शेयर। और यहां पर आप कर्टेल भी कर रहे हो, और कर्टेल किसको कर रहे हो? प्रेफरेंस को। सो दिस इज नॉट अलाउड। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि कोटक महिंद्रा बैंक में यह बोला गया था, उदय कोटक का जो प्रमोटर होल्डिंग था वो था लेट्स से 60% था, और आरबीआई एक्ट बोलता है 40% आपको करना है। अब देखो उदय कोटक ने क्या किया, 60 और ये इक्विटी शेयर्स था अपॉन 100 इक्विटी शेयर। आइडियली आप मुझे बताओ उदय कोटक को क्या करना चाहिए था? रादर ही शुड बी नेम्ड विद रिस्पेक्ट। सो उदय कोटक जी को यहां पर क्या करना चाहिए था? उदय कोटक जी को यहां पर 20 इक्विटी शेयर्स बेच देने चाहिए थे, है कि नहीं? और 20 इक्विटी शेयर्स बेच के उनको रखना चाहिए था 60, फिर वो यहां पर हो जाते 40 अपॉन, एक ऑप्शन तो ये था कि आप यहां पे कर दो 40/100 ओनली। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहां पे क्या रहेगा कि आप किसी और को शेयर्स इशू कर दो। तो वो धमाल मूवी में नहीं था, जावेद जाफरी को आप देखो, वो बेचारा ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, वो तो वहीं का वहीं खड़ा रहता है, पर बाकी तीनों जने पीछे आ जाते हैं। फिर वो जावेद जाफरी बोलता है पता नहीं मैं ऐसे सिचुएशन में अपने आप कैसे आगे आ जाता हूं। तो यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स से 50 न्यू शेयर्स आर इशूड बट टू अदर्स, नॉट टू मिस्टर उदय कोटक। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इनका तो स्टेक 60 का 60 रहेगा, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 150, है कि नहीं? नाउ 60 अपॉन 150, ये भी कितना हो गया 40%। तो लॉ मेकर यहां पर भी क्या बोल रहा है, चलो भाई 40% का ही कंट्रोल है। लेकिन आपको पता है उदय कोटक जी ने क्या किया? उदय कोटक जी ने 50 दूसरे शेयर्स तो इशू किए। ये जो शेयर इशू होना था ये कौन सा इशू करना चाहिए था? इक्विटी। लेकिन उन्होंने क्या किया, 50 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए। अब आप देखो दो बातें यहां पर हो जाएंगी। शेयर होल्डिंग तो कितना है 60/150, दैट इज 40%। लेकिन अगर आप बात करते हो कंट्रोल का, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो वोटिंग राइट होता नहीं है। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में प्रेफरेंस को तो वोटिंग राइट होगा नहीं। तो वोटिंग राइट्स अगर आप देखो तो वो अभी भी कितना है 60/100। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, उदय कोटक जी के पास वोटिंग राइट तो अभी भी 60% है, भले ही उनका शेयर होल्डिंग 40 पहुंच गया हो। ये आया आपको समझ में गाइस? कुड यू अंडरस्टैंड? अब आप देखो ये होता स्पिरिट ऑफ लॉ एंड लेटर ऑफ लॉ भी। लेकिन जो उदय कोटक जी ने किया वो क्या किया, उन्होंने उन्होंने लेटर ऑफ लॉ को तो फॉलो कर दिया, पर उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया। गाइस कुड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि लॉ मेकर यहां पर क्या बोल रहे हैं, सिर्फ शेयर होल्डिंग कम करना चाहिए। तो शेयर होल्डिंग तो ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ लेटर ऑफ लॉ कर दिया हमने, शेयर होल्डिंग तो कम कर दिया। शेयर होल्डिंग तो देखो आज भी कितना है, उदय कोटक जी का 40% है, बट वोटिंग राइट्स अगर आप देखो वो अभी भी 60 है। अब स्पिरिट ऑफ लॉ क्या था? लॉ मेकर्स का बोलने का मतलब यही था कि आपको अपना शेयर होल्डिंग क्यों कम करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी एक इंसान के पास 40% से ज्यादा का कंट्रोल हो। तो कंट्रोल तो अभी भी उनके पास कितना है 60% का ही कंट्रोल है, क्योंकि 60% का वोटिंग राइट है। रेदर 60% पे तो आपके पास टेक्निकली 100% कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि आप कंपनी को डायरेक्टर्स वगैरह सब आप अपॉइंट करो। ये सब थोड़ा और डिटेल का डिस्कशन हो जाएगा, बट आई होप यू कुड अंडरस्टैंड लेटर ऑफ लॉ एंड स्पिरिट ऑफ लॉ। कुड यू अंडरस्टैंड दिस? एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये आप शायद ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ट्रैफिक सिग्नल पे जब रेड लाइट होता है तो आपको स्टॉप होना चाहिए।
यू शुड नॉट जंप रेड लाइट। आप क्या करते हो, आप सपोज करो अपनी बाइक चला रहे हो, ठीक है, या आप अपना एक्टिवा जो भी आपका टू व्हीलर आप चला रहे हो, आप टू व्हीलर ट्रैफिक सिग्नल पे, देखो ये जैसे सिग्नल है, दिस इज द सिग्नल, और ये रोड है, ऐसे ऐसे रोड जा रहा है। सो टेक्निकली आपको वेट करना चाहिए, जब सिग्नल ग्रीन हो तो आपको क्रॉस करना है यहाँ पे। आप क्या करते हो, आप बाइक से उतरते हो और बाइक को बंद कर देते हो, और बंद बाइक को धीरे 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 आप खींच के यहां पर लाते हो, ओके, और आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, मतलब टू व्हीलर को स्टार्ट करते हो और स्पीड से यहां से निकल जाते हो। कुड यू अंडरस्टैंड आपने क्या किया? क्योंकि अगर ट्रैफिक सिग्नल आप जंप करते तो कैमरा में आप रिकॉर्ड हो जाते, फिर आपका चालान होता, या पुलिस वाला भी पकड़ता, आपको ये बोलता आपने सिग्नल जंप किया तो आपको चालान हो जाता। लेकिन आपने क्या किया, आप बाइक से उतरे। अब भाई बंद बाइक को अगर आप यहां से निकाल रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके लिए तो कोई कानून है ही नहीं। यस और नो? तो आपने किसको फॉलो किया? आपने लेटर ऑफ लॉ को तो फॉलो कर दिया कि देखो जब सिग्नल रेड लाइट था तो मैं रुक गया, लेकिन क्या आपने स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो किया? आंसर इज नो, नहीं। तो ये पॉइंट आ जाता है यहां पर। गाइस इज दिस क्लियर? ठीक। तो यहां पर क्या था, यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, मतलब बेसिकली यहां पर जो पॉइंट आपको वो बता रहा है दैट इट शुड नॉट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। तो दूसरे लॉ का जो इंटेंशन है उसको आप डिफीट नहीं कर दो अपने अग्रीमेंट से, इसके लिए क्या बोला गया है, दैट the consideration of the object should not defeat the provision of any other law. If it defeats, then the agreement is unlawful and therefore it is void. So the court looks at the real intention of the parties to an agreement. ठीक है, आपका मेन इंटेंशन क्या था, स्पिरिट ऑफ लॉ, यहां पर वो चेक किया जाएगा कि आप अग्रीमेंट कर रहे हो, दिखाने के लिए तो अलग अलग कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली कौन कर रहा है, तो वो आपको यहां पर देखना होगा। और अगर पता चला कि जो इंटेंशन है पार्टीज का it is to defeat the provisions of the law, then court will not enforce it। जैसे यहां पर आपको एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, शायद ये आगे भी आएगा हम लोगों के पीडीएफ के अंदर, बट अ क्लासिक एग्जाम्पल, जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या एंड विजय माल्या सन सिद्धार्थ माल्या। ठीक है ना, आप सबको पता है विजय माल्या एक विलफुल डिफॉल्टर है कि नहीं, आरबीआई के विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में चला गया। अब अगर वो विलफुल डिफॉल्टर के लिस्ट में चला गया है तो विजय माल्या को बोला गया है कि आप जैसे सेबी ने उनके ऊपर बैन लगा दिया कि आप स्टॉक मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते, आप किसी कंपनी के प्रमोटर नहीं बन सकते, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, इस तरह से करके बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लग गया। तो वन ऑफ द कंडीशन वाज दैट ही कैन नॉट बी द प्रमोटर ऑफ एनी कंपनी, ही कैन नॉट बी द डायरेक्टर इन एनी कंपनी। सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया तो बोला कि आप मार्केट में आ ही नहीं सकते, आप मेरे मार्केट में आ ही नहीं सकते, विच मीन्स ही कैन नॉट परचेज एनी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ही कैन नॉट सेल द शेयर्स ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी, वो म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकता। तो मतलब मार्केट से पूरी तरह से उसको बाहर ही कर दिया। अब विजय माल्या अपने बेटे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या बोलता है, देखो मैं तो प्रमोटर नहीं बन सकता लेकिन मैं तुमको प्रमोटर बनाता हूं, तुम प्रमोटर बन जाओ, तुम डायरेक्टर बन जाओ, तुम मेरे बिहाफ में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो। तो आप मुझे बताओ क्या ये अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा? नहीं। वेरी वेरी गुड, ये जो एक टर्म मेरे पास अभी आया एजेंट एंड प्रिंसिपल, वो वाला सिनेरियो हो जाएगा। लॉ मेकर क्या देखेगा, इनके अग्रीमेंट का इंटेंशन देखेगा और बोलेगा एक बात बताओ आप दोनों ने ये अग्रीमेंट क्यों किया? बोला इसलिए किया क्योंकि विजय माल्या को तो अलाउड नहीं है, ही इज डिसअलाउड, बट इनडायरेक्टली हिज सन सिद्धार्थ माल्या इज गेटिंग इनटू ऑल दीज ट्रांजैक्शंस, देयरफॉर यहां पर इंटेंशन क्या माना जाएगा, द इंटेंशन इज अनलॉफुल, दिस इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। आया समझ में? राइट। सेम वे आप कभी ऐसा ट्राई करना कि ट्रैफिक सिग्नल को जंप करने के चक्कर में बाइक से उतर के आप एक्टिवा को या जो भी आपका टू व्हीलर है उसको क्रॉस करो और पुलिस वाला अगर आपको पकड़े और अगर उस वक्त आपका टू व्हीलर स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो आपका चालान हो सकता है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला ये बोलेगा ये तो आप बाइक से उतर के सिर्फ किसके लिए जा रहे थे, इसको ऐसे घसीटते हुए इसलिए लेकर आए ताकि आप सिग्नल को जंप कर सको, इंटेंशन देखा जाएगा। सिमिलरली यू आर ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, आपको जैसे पुलिस वाला दिखता है आप बंद करके एक्टिवा को खुद ही ऐसे चलाते हो, हाथ से उसको खींचते खींचते लेकर जा रहे हो, बोला थोड़ी देर खींच के जब पुलिस वाले की नजर से हम दूर हो जाएंगे तो वी विल ड्राइव।
तो पुलिस वाले आपको सबसे पहले बोलेगा बाइक में क्या हुआ है, एक्टिवा में क्या हुआ है, आप बोलोगे चल नहीं रहा है, बोले क्यों नहीं चल रहा है, बोला मशीन खराब है, ऐसा है, तो वो चेक करेगा और पता चला कि यस ये आपका एक्टिवा स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पर लॉ मेकर क्या बोलेगा, तो पुलिस वाला क्या बोलेगा कोर्ट में जाके कि बॉस इसका इंटेंशन था कि चालान से बचने के लिए इसने ऐसा किया, तो ये वॉइड है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा ना। सपोज सिद्धार्थ माल्या में तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा केस हो गया है, क्योंकि उसका बेटा है, तो बिल्कुल ही मतलब बाय डिफॉल्ट ही ये आ जाता है। सपोज करो विजय माल्या किसी और के साथ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स से शाहरुख खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सेम कॉन्ट्रैक्ट शाहरुख खान, और वहां पर वो ये बोलता है कि देखो मैं तो नहीं बन सकता शाहरुख खान, तुम डायरेक्टर बन जाओ, तुम प्रमोटर बन जाओ, तो भी यहाँ पर द अग्रीमेंट बिटवीन विजय माल्या एंड शाहरुख खान, दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी void. Why this would be void? Because ये अनलॉफुल है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ के प्रोविजन को डिफीट करना। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इज दिस क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक, तो इसमें आपको एक एग्जांपल दिया है, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट वुड बी डिफीटेड बाय एन अग्रीमेंट by a debtor not to plead limitation as the object is to defeat the provision of the limitation act। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद लिमिटेशन एक्ट को कवर किया था, टाइम बार्ड डेट, याद आ रहा है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन था। इफ यू आर एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट टू पे द डेट्स विच आर टाइम बार्ड, याद आ रहा है? ये पॉइंट याद आ रहा है आपको? अच्छा, इस पे अगर आप एक चीज देखो, डेटर क्रेडिटर एक एग्रीमेंट करता है जिसमें क्रेडिटर डेटर को क्या बोलता है कि यार ये जो 3 साल वाला लिमिटेशन पीरियड है ना, ये हटा दो, ये अग्रीमेंट से हटा दो कि ये 3 साल के अंदर अंदर मैंने अगर प्लीड नहीं किया तो बाद में टाइम बार्ड हो जाएगा, अग्रीमेंट हटा दो, इसको 3 साल को कर दो 300 साल, ठीक है, या इसको 3 साल को कर दो 99 ईयर्स, इसको कर दो 100 साल, इसको कर दो 50 साल। अब ऐसा अग्रीमेंट अगर आप एंटर करते हो तो वो जो पर्टिकुलर क्लॉज है अग्रीमेंट का, वो अग्रीमेंट क्या मान लिया जाएगा, वो वॉइड मान लिया जाएगा। क्यों वॉइड मान लिया जाएगा? बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। अरे समझा आपको? राइट, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट आपको अगर एक राइट दे रहा है कि नहीं 3 साल के बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा और उसके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है, तो अब आप ये वाला कांड नहीं कर सकते बोलते हुए कि नहीं 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 हम तो ये लिमिटेशन एक्ट को हटा ही देते, ऐसे कर ही देते। और एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलो ये एकदम रिसेंट वाला केस है। देखो, जब आप सपोज आप ऐसे एग्जाम्पल लो, लेट्स से आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अग्रीमेंट करते हो, डोनाल्ड ट्रंप आपकी कंपनी में पैसा लगाता है, ठीक है, आपकी एक इंडियन कंपनी है, डोनाल्ड ट्रंप आपकी कंपनी में पैसा लगाता है, ठीक है, और क्या बोलता है दैट आई एम रेडी टू इन्वेस्ट लेट्स से 100 करोड़ इन योर कंपनी। अब आप मुझे बताओ 100 करोड़ के बदले आप इसको शेयर्स तो इशू करोगे ना, इन 100 करोड़ के बदले आप शेयर्स तो इशू करोगे। तो आपने बोला कि ठीक है शेयर्स को मैं इशू करता हूं। अब जब आप इन शेयर्स को इशू करोगे तो हाउ विल यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ विल यू फाइंड आउट कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करोगे? This will be based on the value, this will be based on the value of the share। सी ये हो गया 100 करोड़। कल को मैं आपको बोलूं कि शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, तो आप क्या बोलोगे, सर हमें 10 करोड़ शेयर्स को इशू करना है। फिर मैं आपको बोलूं नहीं ये शेयर का वैल्यू तो 20 रुपया है, तो आप देखो आपका इमीडिएटली आंसर चेंज हो जाएगा और आप क्या बोलोगे 5 करोड़ शेयर्स इशू करेंगे। कल को आपको पता चला कि इस शेयर का वैल्यू 100 करोड़ है, तो आप क्या बोलोगे, सर 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 रुपीज, तो हम 1 करोड़ शेयर ही इशू करेंगे, हम इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, फेमा एक लॉ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो बेसिकली क्या बोलता है, हालांकि आपके फाइनल में आएगा, ये सीए फाइनल में आएगा, बट जस्ट आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लो। फेमा क्या बोलता है, जब आप किसी फिरंगी से पैसे लेते हो और उसको शेयर्स इशू करते हो, तो जो उसका सही वैल्यू है ना, जो उसका फेयर वैल्यू है, उस फेयर वैल्यू से नीचे आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो सपोज यहां पे अगर मैं बोलूं इस शेयर का वैल्यूएशन निकल के आया 50 रुपया, लेट्स से इस शेयर का फेयर वैल्यू निकल के आया 50 रुपीज, तो टेक्निकली आपको कितने शेयर्स, 2 करोड़ शेयर्स इशू करने चाहिए थे। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने बोला नो नो नो, माई शेयर्स वैल्यू 50 रुपीज तो है, मैं इसका फेयर वैल्यू गिरा देता हूं। क्यों फेयर वैल्यू गिरा देता हूं? ताकि डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा शेयर्स मिल जाए, और जब ज्यादा शेयर्स मिल जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप खुशी खुशी मेरे को पैसे दे देगा, नहीं तो वो पैसे नहीं देगा। तो वो बोलता है ठीक है 50 नहीं, इवन दो इसका फेयर वैल्यू 50 रुपया है,
मैं फिर भी आपको ये शेयर्स लेट से 20 रुपए में इशू कर दूंगा। तो जब आप इस शेयर को 20 रुपए में इशू करोगे, ये क्या हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट वुड बी वॉइड। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? वाई दिस वुड बी वॉइड? बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको बोलता है 50 रुपया, और ये अग्रीमेंट करके आप क्या कर रहे हो, फेमा के वायलेशन कर रहे हो। अरे समझा? यस सर। फेमा का वायलेशन आपने किया। फेमा साफ साफ बोल रहा है 50 रुपए से नीचे, 1 रुपया नीचे आपको नहीं लगेगा। बोला 50 के ऊपर, बोला 50 के ऊपर तो तू 100 करोड़ का एक शेयर बना के बेचना, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 50 रुपए से नीचे मत बेचना। आपने 20 रुपए में अग्रीमेंट कर लिया, तो बॉस ये अग्रीमेंट तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां पर दे दिए। ठीक है, तो आप ये पॉइंट को ध्यान रखना, वेयर द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो यहां पर क्या देखा जाएगा, अब आप अगर सपोज करो आरबीआई के सामने जाकर बोलोगे, क्योंकि सबसे पहले काले नाग की तरह आरबीआई खड़ा होगा, आप आरबीआई को जाकर बोलोगे अरे मैं क्या करूं, डोनाल्ड ट्रंप मान ही नहीं रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अग्री किया। तो आरबीआई ये बोलेगा देखो, डोनाल्ड ट्रंप माने ना माने इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुमको पैसा मिले ना मिले इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलता है 50 से नीचे नहीं तो 50 से नीचे नहीं। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये किसी रीजन से ऐसा लिखा गया है ताकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान नहीं हो जाए, वरना इस तरह से अगर सब अग्रीमेंट करने लगेंगे तो देश को बेच खाओगे आप लोग तो। ठीक है, आप बोलोगे 1 रुपया का एक शेयर है, तो इट इज नॉट अलाउड, सो वी विल नॉट गिव। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर है, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। कल को आप अग्रीमेंट करके आते हो, नो नो आई विल इशू यू शेयर्स एट डिस्काउंट। अग्रीमेंट इज, the objective of the agreement is to defeat the provision of the law. Clear? ओके, नेक्स्ट आता है व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट। अब इसके बारे में तो बताने क्या, आपका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, उल्टा फुल्टा काम करना, ठीक है, फ्रॉड करना, 400 BC करना, तो ये अग्रीमेंट आपके लिए बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। सो फॉर एग्जांपल एन अग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ स्मगलिंग देम आउट ऑफ द कंट्री, दिस इज व्हाट, दिस इज वॉइड। और यहाँ पर क्या बोला गया है, जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। आपने कई बार ऐसे मूवीज में देखा है, अरे यार उसका 2 करोड़ का माल पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो कोर्ट केस करके क्यों नहीं रिकवरी कर लेता। नॉर्मली अगर एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने सपोज करो आपसे रॉ मटेरियल्स परचेज किया और मेरा रॉ मटेरियल्स खराब हो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, तो आप देखो आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल करते हो, है कि नहीं? आप कोर्ट केस फाइल करोगे और आप बोलोगे चलो मुझे मेरा रिकवरी कराओ, 2 करोड़ का मैंने सर को रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, मुझे 2 करोड़ रुपए रिटर्न में चाहिए। बट सपोज करो आपने मुझे 2 लाख 2 करोड़ रुपए का ड्रग्स सप्लाई किया, और अभी जैसे असम के चीफ मिनिस्टर ने ड्रग्स को आग लगा दिया, वैसे मेरा ड्रग्स पकड़ा गया और 2 करोड़ रुपए का ड्रग्स जला दिया गया। क्या आप केस फाइल कर सकते हो? सी आई हैड सप्लाइड कोकेन टू आनंद सर वर्थ ₹2 करोड़, ही वॉज सपोज टू पे मी बट ही हैज नॉट पेड मी, चलो केस फाइल करते हैं आनंद सर के ऊपर। ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अग्रीमेंट ही फ्रॉडुलेंट है ना, इलीगल अग्रीमेंट है। तो इलीगल अग्रीमेंट के अंदर आप कैसे रिकवरी करोगे कैसे? पॉइंट आया समझ में? राइट, सो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो फ्रॉडुलेंट अगर आपका है ऑब्जेक्टिव, सो दिस इज गोइंग टू बी वॉइड। फिर आता है व्हेन द कंसिडरेशन डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइम बिंग फोर्स इन इंडिया। तो कोई भी और ऐसा कानून है उसको अगर डिफीट कर देता है तो भी यहाँ पर ये इलीग मतलब बेसिकली अनलॉफुल माना जाएगा और ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। फिर आ जाता है इंजरी। तो मैंने आपको जैसे बताया फिजिकल इंजरी, मेंटल इंजरी। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल आ गया, इसको देखते हुए मेरे को याद है, आई मिस्ड इट, मॉनेटरी इंजरी भी हो सकता है। कल को आप मेरे वीडियोस का पायरेसी करना शुरू कर दो, आर यू कॉजिंग मी एनी इंजरी? कल को आप मेरे वीडियोस का पायरेसी करने लगो तो यू आर कॉजिंग मी इंजरी, है कि नहीं? क्योंकि आप देखो मूवीज का जो पायरेसी होता है, क्या उससे फिल्म इंडस्ट्री वालों को नुकसान होता है? आप देखो सलमान खान, अक्षय कुमार, जितने भी एक्टर्स होते हैं, कितनी बार मूवी के पहले अगर आप हॉल में देखो वो मूवी को, तो वहां पर मूवी के पहले वो एक छोटा सा ट्रेलर चलाते हैं जिसमें वो बोलते हैं पायरेसी गलत बात है, इससे नुकसान होता है, ये होता है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो आपको कोई मूवी, पर्टिकुलर मूवी आपको ऑनलाइन मिल गया, ठीक है, जिसको आपने डाउनलोड करके मूवी अपने फोन पे देख लिया, तो ऑब्वियस सा बात है अब आप हॉल में तो उस मूवी को देखने जाओगे नहीं। अदरवाइज हो सकता है आप उस मूवी को हॉल में देखने के लिए जाते। तो जितने लोग हॉल में आते, और हॉल में अगर आते तो वो टिकट्स परचेज करते, टिकट्स परचेज करते तो उनको रेवेन्यू होता। तो जितने लोग हॉल में मूवी देखने के लिए आते, उतने लोग हॉल में मूवी देखने के लिए नहीं आए,
और क्योंकि इतने लोग हॉल में मूवी देखने को नहीं आए तो उनको नुकसान हुआ। और क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने तो पायरेटेड वर्जन बांट दिया। तो सेम चीज यहाँ पे जाता है, एन अग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक in violation of another's copyright is what it is void, because you are causing injury to the other person। अगले का कॉपीराइट है, अगले का उससे रेवेन्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा। सो द इंजरी मीन्स क्रिमिनल एज वेल एज रॉन्गफुल हार्म। तो वो जो मारपीट जो आप करोगे वो तो बात अलग है, वो तो क्रिमिनल में चला जाएगा। तलवार वगैरह सब लेके आ गए आप, ठीक है, बंदूक बंदूक लेकर आए, गोली वोली मार दी, वो सब तो बिल्कुल ही क्रिमिनल में, वो तो इंजरी में जाएगी। लेकिन इस तरह से भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्गफुल हार्म। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, ए प्रोमिसेस टू रीपे हिज डेट बाय डूइंग मैनुअल लेबर डेली फॉर अ स्पेशल पीरियड एंड अग्रीज टू पे इंटरेस्ट एट एन एक्स ऑर्बिटेंट रेट। एक्स ऑर्बिटेंट मतलब बहुत ही अनकॉन्शियसेबल, जरूरत से ज्यादा, मतलब वो अद्भुत, अदृश्य, अदृश्य तो नहीं, कुछ तो था ना वो, इस तरह से करके, मतलब ऐसा इतना बड़ा अमाउंट का आपने इंटरेस्ट, जैसे 40% इंटरेस्ट देगा, 45% इंटरेस्ट देगा, 60% इंटरेस्ट देगा। बेसिकली ये तो हो गया वो दे दनादन मूवी में जो अक्षय कुमार का हाल होता है कि भाई मैं मैनुअल लेबर कर करा के आपको दे दूंगा। तो एक तरह से आपने क्या कर लिया, आपने उसमें अर्चना पूरन सिंह ने क्या किया, वो जो है करके हंसती है जोर से, कई बार वो सिद्धू की बहन जो लगती है, ठीक है, दैट लेडी इज देयर, दैट हर नेम इज अर्चना पूरन सिंह। तो अर्चना पूरन सिंह बेसिकली अक्षय कुमार को क्या बना दिया, उसने अपना गुलाम बना के रखा है। तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, बोला मेरे कुत्ते से लात भी खाओ, ठीक है, एक्चुअल में वहां पे उसका कुत्ता है जिसको मूलचंद बोलती है वो, तो बोलते उससे लात भी खाओ। तो आपने बेसिकली क्या कर लिया, एक तरीके से आपने उसको स्लेवरी बना दिया, अपना स्लेव बना लिया, गुलाम बना लिया। तो ये भी क्या माना जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉजिंग इंजरी टू दी अदर पर्सन। अब फिजिकल इंजरी भले ही नहीं हो, बट ये आपके लिए इस तरह का आपने अगर अग्रीमेंट किया है तो ये सब क्या हो जाएगा, ऑल दिस इज गोइंग टू बी इलीगल। यहाँ पे ये इलीगल भी है और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है कि आप किसी को इस तरह से गुलाम बना के अपना काम करवाओ, तो इट इज नॉट करेक्ट। हेंस दिस अग्रीमेंट इज व्हाट, दिस अग्रीमेंट इज void। फिर आप देखें, इफ द अग्रीमेंट इज इमोरल। इमोरल का एक ना बहुत एक गजब का एग्जाम्पल है। एक तो देखो ये वाला एग्जाम्पल है, एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, जिसका एक घर है, उसको पता है कि वो अपना घर जिसको रेंट कर रहा है, दैट पर्सन इज गोइंग टू रन अ प्रोस्टिट्यूशन थिंग देयर, ठीक है, वहां पे। अब आप मुझे बताओ, दिस इज व्हाट, दिस इज इमोरल। लॉ अभी भी और समाज में भी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। सो दिस इज कंसिडर्ड एज इमोरल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इमोरल, ठीक है। तो यहां पर अगर आप अग्रीमेंट करते भी हो, भले ही आप देखो रेंट आपको पे करना है, ठीक है, वो रेंट कैश में ही पे किया जाएगा या जो भी आपका अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, बट स्टिल दिस वुड बी वॉइड। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एक्टिविटी किया जाएगा दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। ओके, सिमिलरली ये वाला एग्जाम्पल तो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में भी आता है, और आपको मैं जो एग्जाम्पल दूंगा उससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, आप लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं भूलोगे। आप सबको पता है जेठालाल का क्रश है बबीता जी, ठीक है, एंड बबीता जी इज मैरिड टू अय्यर भाई। अब आप देखो, जेठालाल बबीता जी को बोलता है आई विल गिव यू लेट्स से 10 लाख रुपीज, ठीक है, दिस अमाउंट वुड बी पेड फ्रॉम जेठालाल टू बबीता जी। और क्यों पे किया जा रहा है, बोला बबीता जी आप डाइवोर्स दे दो, किसको, अय्यर भाई को, आप अय्यर भाई को डाइवोर्स दे दो और डाइवोर्स देके मुझसे शादी कर लो। इस चीज के लिए मैं आपको 10 लाख रुपए भी देता हूं। आप मुझे बताओ इस टाइप का अग्रीमेंट, जोक सपाट, बट क्या इस टाइप का अग्रीमेंट सही है, या इस टाइप के अग्रीमेंट को आप इमोरल बोलोगे? इमोरल बोलोगे, बोलोगे क्या, हाँ, इंसानियत नहीं है क्या भाई, मतलब क्या, एक अच्छा खासा यहाँ पे कपल है, शादी हो रही है, अब इस केस में लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, वो वाला सीन हो जाए, मतलब बबीता जी 10 लाख रुपया ले ले और अय्यर को डिवोर्स भी दे दे, पर फिर जेठालाल से शादी ना करे, तो आप मुझे बताओ कुछ होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही वर्ड एब वॉइड एब इनिशियो। तो जेठालाल यहाँ पे जाके बबीता जी पे केस फाइल नहीं कर सकता कि देखो शी हैज एक्सेप्टेड दिस 10 लाख रुपीज एंड ऐसा ऐसा किया। वाई? बिकॉज दिस इज अगेंस्ट गुड मॉरल्स, ये अच्छे संस्कार नहीं है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे संस्कारों की बात करूं तो ये अच्छे संस्कार नहीं है, दिस इज इमोरल। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? यस। ओके, फिर आप आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पर मिलता है, दिस इज
व्हेन द कंसिडरेशन इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर यहां पर आता है, देखो, द एक्सप्रेशन public policy can be interpreted either in a wide sense or it can be in the narrow sense. Now the freedom to a contract may become illusionary unless the scope of public policy is restricted, क्योंकि कोई भी चीज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा सकता है, किसी भी चीज को कल को कोई बोल दे यार ये तो पब्लिक पॉलिसी के खराब है, तो मतलब आप आज की डेट में अगर आप चेक करो, यूजुअली अगर आप पिछले 3-4 साल से अगर नोटिस करो कि कोई भी डिसीजन लिया जाए उसमें कोई ना कोई तो एजिटेटेड होता ही होता है, यस और नो। कोई ना कोई एक पागल इंसान होगा जो बोलेगा यार ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी डिसीजन आप लो, आप जैसे एक एग्जांपल लो, अभी टू चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन पॉलिसी उत्तर प्रदेश और असम ने शुरू किया है, ठीक है, कि टू चिल्ड्रन वाला, अब इसमें भी अपोज करने लगे ये तो गलत है। कल एक आया था मध्य प्रदेश का जो मिनिस्टर था, उसने बोला था नहीं ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए। बोला क्यों? बोला बच्चे तो भगवान की देन है, मतलब ऐसे भगवान वहां पे बेबी डाल के जाते हैं, ठीक है, वो वाला सिनेरियो हो गया कि बोला बच्चे तो भगवान की देन है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए। तो कोई ना कोई इस तरह से आपको उठाएगा, कोई बोलेगा नहीं ये तो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं देयर कैन बी एनी रीजन। तो अगर हम पब्लिक पॉलिसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज फिर तो कोई भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट लाकर आपके अग्रीमेंट को वर्ड ही कराता फिरेगा, तो बेसिकली फिर कोई काम धंधा तो होएगा ही नहीं, सब कुछ पब्लिक पॉलिसी के अपोज में जाएगा। इसीलिए यहां पर बताया हुआ है कि इसको हमें रेस्ट्रिक्ट करने का जरूरत है। ये तो हुई एक बात। अब आता है इन द नेम ऑफ पब्लिक पॉलिसी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ओनली फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी। सिंपल, ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं केस फाइल कर रहा हूं, मुझे वो पसंद नहीं तो मैं केस फाइल कर रहा हूं। इट इज ओनली फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी। इन लॉ पब्लिक पॉलिसी कवर्स स्पेसिफाइड टॉपिक्स जैसे कि ट्रेडिंग विथ एनिमी, ये हमने शायद पहले भी कवर किया था। ट्रेडिंग विथ एनिमी का क्या मतलब हो गया? एक बात बताओ, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आप alien और आप पाकिस्तान के या किसी चाइना की कंपनी के साथ काम कर रहे हो, या पाकिस्तान या चाइना की गवर्नमेंट की कंपनी के साथ काम कर रहे हो, वहां के किसी इंडिविजुअल के साथ काम कर रहे हो, तो भाई ये तो एलियन एनिमी है, इसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ना व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? क्योंकि अल्टीमेटली देखो, ये आपने कई बार ऐसा पढ़ा होगा, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, बट एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको याद रख सकोगे कि वाई ट्रेडिंग विथ एन एलियन एनिमी और विथ एनिमी इज रॉन्ग। क्योंकि आपने कई बार ऐसा व्हाट्सएप और पे भी फॉरवर्ड देखा होगा कि आप चाइना के गुड्स को परचेज करते हो, उससे चाइना रेवेन्यू कमाता है, चाइना वही रेवेन्यू फिर इंडिया के अगेंस्ट यूज करता है कि नहीं? इसीलिए बोला कि आपको चाइना के गुड्स को क्या करना चाहिए? बॉयकॉट करना चाहिए, यू शुड नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स, है कि नहीं? ऐसा आपने देखा है, ये पॉइंट आपने पढ़ा है, कई बार आपने देखा होगा ऐसा व्हाट्सएप और पे फॉरवर्ड आता है, वेरी वो एक ऐसे सर्कल बनाकर पूरा दिया हुआ था कि यहाँ पर चाइना का, ये जैसे चाइना है, तो आप चाइना से यहाँ पे गुड्स को परचेस करते हो, उसको प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट फिर वो इंडिया के अगेंस्ट लगाता है, इंडिया के अगेंस्ट लगा के आपकी देश के लिए हानि पहुंचाता है, और फिर फर्दर यहीं पर आप मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खराब करता है। लेट्स से चाइनीज प्रोडक्ट्स इतने सस्ते होते हैं कि वो इंडिया में आते हैं। इनफैक्ट आप जब आगे इंटरमीडिएट में आओगे तो आप कस्टम्स के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा बेसिक से पढ़ोगे, बट उसमें आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाया जाता है? बोला देखो, कोई एक चीज है, लेट्स से देयर इज अ पेन, अब ये पेन को मैन्युफैक्चर करने का जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट आता है लेट्स प्रिज्यूम 10 रुपया। जो चाहे आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करो चाहे आप चाइना में मैन्युफैक्चर करो, ये 10 रुपये ही आता है। अब चाइना की एक कंपनी आती है, ठीक है, वो यहाँ पर इस पेन को अचानक से बेचने लगती है 4 रुपए में। अब आप मुझे बताओ, वैसे इसका मार्केट प्राइस कितना था? देखो, 10 रुपया कॉस्ट था और इसका सेलिंग प्राइस था 12 रुपया, तो 2 रुपया इंडियन कंपनी भी कमा रही थी, 2 रुपया चाइनीज कंपनी भी कमा रही थी, और भी कोई कंट्री से कोई यहाँ पे आके पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो 2 रुपया का प्रॉफिट कमा रहा था। एंड इट वाज अ अनसेड रूल कि अगर 2 रुपया है तो कोई अगर 13 रुपया करेगा तो ऑब्वियसली उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी 13 रुपया का पेन नहीं खरीदेगा, हर कोई 12 रुपए का ही पेन खरीदेगा, क्योंकि ये 1 रुपया सस्ता है। ठीक, अभी ऐसे मत बोलना सर क्या चिंदीगिरी करो, 1 रुपया, आप वॉल्यूम के ऊपर भी बात करो, 1 करोड़ पेन तो 1 रुपया सस्ता, अब बात करो चिंदीगिरी का, ठीक है, नाउ इट बिकम्स 1 करोड़ रुपीज इन टोटल। बट मुद्दे का टॉपिक ये है कि चाइना की एक कंपनी इंडिया के मार्केट में आती है और वो यही पेन जो 12 रुपए का बिक रहा है उसको 4 रुपए का बेचना शुरू करती है। अब क्या होगा? जैसे ही 4 रुपया का होगा, आप सबने देखा जियो आने के बाद क्या हो गया, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सबके तोते उड़ गए,
सब ने अपने प्राइसेस को कम किया। क्यों? क्योंकि कोई भी एक चीज़ अगर सस्ता आ जाता है तो उसके बाद फिर सब पब्लिक उसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं। तो चाइना वाला 4 रुपए में पेन बेचता है, सब लोग यहाँ पे आके पेन चाइना का ही खरीदने लगते हैं। अब इससे क्या होगा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वो तो चाइना से कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कॉम्पीट कर पाएंगे? क्योंकि देखो, वो 4 रुपए में बेचने का सोच ही नहीं सकता है। वो बोलेगा 4 रुपए का तो मेरा रॉ मटेरियल ही आता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड ऑल सब लगाओ तो 10 रुपया तो मेरा कॉस्टिंग ही है। अब मैं कॉस्ट से नीचे कब तक माल बेचता रहूंगा? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, शॉर्ट टर्म में एक बिजनेसमैन लॉसेस बियर कर सकता है बट लॉन्ग टर्म में लॉसेस को बियर नहीं करेगा। तो भैया कब तक लॉस को बियर करेगा? वो अपना दुकान कर देगा बंद। जब इस तरह से करके इंडिया के बहुत सारे कंपनीज अपना दुकान बंद कर देंगे, फिर ये चाइना वाला क्या बोलेगा, 4 की जगह अब ये पेन आप लो 40 रुपए का। और उस वक्त आपके पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं और आपको ये पेन 40 रुपए का ही खरीदना होगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर, अगर इंडिया वाला लॉस बियर नहीं कर सकता तो चाइना वाला क्यों लॉस बियर करेगा? क्या उसको ये दिख रहा है विजन? क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में भी टाइम लगेगा। ऐसे तो है नहीं कि अचानक से इंडियन कंपनीज अपना दुकान बंद करेंगे। सी, ये जो 4 रुपए में बेच रहा है इसको कौन बोल रहा है? चाइना का गवर्नमेंट उसको बोल रहा है कि एक काम करो, तुम 4 रुपए में इस पेन को बेचो। तुम्हारे को जो 8 रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया में वो बेचता तो 12 रुपए का बेचता, तुमको जो 8 रुपए का नुकसान हो रहा है ये गवर्नमेंट उसको पे कर देगा। तो ये जो चाइना का जो मैन्युफैक्चरर है पेन बनाने वाला, वो क्या बोलेगा, मुझे तो अल्टीमेटली 12 रुपए चाहिए। अब वो 12 रुपए कहीं से भी आए मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो 4 रुपया में तो मैं बेचूंगा तो कस्टमर मुझे 4 रुपए पे कर देगा और बचा हुआ 8 रुपया गवर्नमेंट पे करेगी। तो मुझे तो 12 रुपया मिलेगा और इन लॉन्ग रन अल्टीमेटली मुझे ही फायदा होने वाला है। क्योंकि जब मैं इस 4 का 40 करूंगा तो रेवेन्यू एडिशनल मुझे ही मिलने वाला होगा। इसको हम बोलते हैं आपने क्या कर दिया, प्राइसेस को डंप कर दिया, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया और आपने डंपिंग कर दी। ये सारा काम अगर आप करते हो, राइट, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। और जब इंडिया चाइना का वॉर हो रहा है, किसी कंट्री का वॉर हो रहा है, तो आप अल्टीमेटली यहां पर क्या कर रहे हो, उनके खजाने के अंदर ही पैसों को भेजे जा रहे हो जब आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हो। इसीलिए बोला गया है कि जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाता है तो उस कंट्री के सिटीजन के साथ, उस कंट्री के पर्सन के साथ आपको ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करना चाहिए। आप बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके। सो ये एक आ जाता है ट्रेडिंग विद द एलियन एनिमी या फिर ट्रेडिंग विद द एनिमी। दूसरा मैंने आपको बताया था स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन भी मैंने आपको बोला था क्या होता है कि जब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है, उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप क्या कर रहे हो, केस वापस लेने की बात करते हो। तो यहां पर बोला गया है ये कानून के विरुद्ध है। सपोज करो कोई मर्डर हुआ है, ठीक है, सपोज करो कोई मर्डर हुआ है या कुछ क्रिमिनल इस तरह से एक्टिविटी हुई है और आप पैसे लेके उस अग्रीमेंट को वापस करते हो कि नहीं नहीं मुझे कंप्लेन नहीं करना या ऐसा नहीं करना। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। आपने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि जो विक्टिम होता है या विक्टिम की जो फैमिली होती है वो दबाव में आके अपना बयान बदल देती है। यस और नो? जो जॉली एलएलबी वन में पिंटो ने किया था, सपोज पिंटो तो खैर जो आके गवाही दे रहा था वो तो बना बनाया गवाही देने वाला था, बट सपोज करो वो एक्चुअल में आई विटनेस होता है इस एक्सीडेंट का और वो फिर पैसे लेकर बोलता कि ठीक है चलो मैं गवाही नहीं दूंगा। तो वो क्या है, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। जॉली एलएलबी वन के अंदर जो अरशद वारसी ने पैसे एक्सेप्ट किए थे और बोला था कि चलो मैं केस को आगे नहीं ले जाऊंगा, दैट इज व्हाट, दैट इज स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। आई होप अब आपको स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन पूरा क्लियर हो गया होगा। इज दिस क्लियर? Yes, राइट, एक बार कमेंट सेक्शन पे भी आप मुझे बता दो कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया क्या, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, चलिए फिर आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट आता है चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि आप केस फाइल कर रहे हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप केस फाइल कर रहे हो और आप क्या बोलते हो कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको केस, आप फाइल करो कोई दिक्कत नहीं, ये केस आपका बहुत स्ट्रांग है, आपके केस को मैं फाइनेंस करूंगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर मैं लगाऊंगा, पैसा मैं लगाऊंगा, लॉयर की फीस मैं भरूंगा। जब आप ये केस जीत जाओगे तो उसका 50% मुझे दे देना। सपोज करो आपके साथ कुछ फ्रॉडुलेंट हुआ है, कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ चलो मैं आपको 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिला दूंगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, स्विगी वाले ने आपको खाना सप्लाई किया या जोमेटो में आपको फूड सप्लाई किया और वो खाना खाने के बाद आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। आप बोल रहे हो ठीक है भाई हो जाता है, बारिश का मौसम है,
कई बार फूड पॉइजनिंग नॉर्मली भी हो जाता है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आप केस वगैरह कुछ फाइल नहीं कर रहे हैं, बोलते हो ठीक है, मतलब आज तक कभी मुझे नहीं हुआ, 3-4 साल हो गए मैं जोमेटो स्विगी से खाना मंगवा रहा हूँ, कभी भी बीमार नहीं पड़ा। इस बार बीमार पड़ गया, इट इज़ ओके, मतलब कोई कोविड थोड़ी ना हो गया मेरे को, मतलब कोई ऐसा सीरियस बीमारी नहीं हुआ है। 4-5 दिन के लिए फूड पॉइजनिंग रहेगा, दवाई खा लूंगा, ठीक हो जाएगा। ओके, मैं आपको बोलता हूं नहीं, आप केस फाइल करो। आप बोलोगे यार केस फाइल करने में फिर खर्चा लगेगा, लॉयर का फीस होगा, कोर्ट के चक्कर काटो, ये सब करो। मैं आपको बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आपका कोर्ट का जो खर्चा मैं उठाऊंगा, लॉयर का खर्चा मैं उठाऊंगा। कम से कम यहाँ पर आपको 1 करोड़ का तो पेनल्टी मैं, मतलब कॉम्पेंसेशन दिलवा के रहूंगा। आप बोलते हो 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, बोला हाँ केस मैं तैयार करता हूँ ना। केस तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि देखो मुझे तो फिलहाल फूड पॉइजनिंग होके रह गया, मतलब मैं तो जोमेटो और स्विगी के ऊपर इस तरह से केस फाइल करूंगा कि इनका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वही खराब है। आज तो मुझे चलो फूड पॉइजनिंग हुआ है, कल को मुझे कोविड हो सकता था, मुझे एचआईवी भी हो सकता था, आपका खाना इतना खराब है, ऐसा है वैसा है, मैं मर सकता था, मुझे कैंसर हो सकता था। मैं ऐसा कुछ भी केस पूरा एकदम सॉलिड सा बना दूंगा, और मैं प्रूव कर दूंगा कि जोमेटो स्विगी ने जानबूझ के आपको मारने की कोशिश करी है, इसलिए आपको ऐसा खाना दिया। क्योंकि मैं प्रूव करूंगा उस रेस्टोरेंट से और भी काफी जगह खाना गया था, वहां पर किसी को कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, सिर्फ आप ही को फूड पॉइजनिंग हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशन आपको मारने की थी। आपको आ रहा है समझ में? इस तरह से करके मैं केस बनाऊंगा जिससे कि आपको 1 करोड़ रुपए का पूरा कॉम्पेंसेशन मिल जाए। आप बस एक काम करना, 50 लाख मुझे दे देना, बचे हुए 50 लाख आप रखना। फिर रोज रोज हम जोमेटो स्विगी से खाना मंगवाएंगे, कौन घर पे खाना बनाए। अब ऐसे वाले सिनेरियोस को क्या बोला जाता है? सच टाइप ऑफ अग्रीमेंट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? Yes, yes. राइट, क्योंकि यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई केस चले और उससे जो पैसा मिले मैं प्रॉफिट कमाऊंगा केस से, तो लॉ बोलता है दिस इज नॉट अलाउड। अच्छा, इसी का एक ओपोजिट आपको सिनेरियो बताता हूं। सपोज आपके साथ कुछ एक्चुअल में गलत हुआ है एंड यू वांट टू फाइल अ केस, बट आपके पास पैसे नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है या आपको लीगल नॉलेज भी नहीं, आई एम नॉट अ लॉयर, आपके पास लीगल नॉलेज नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, और मैं बोलता हूं नहीं आपके हक की लड़ाई है, आपको लड़ना चाहिए। लेट्स से आपने कहीं पर काम किया, और बहुत बार इस बार कोविड के सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयज को सैलरी दिए बिना दुकान बंद कर दिया उन्होंने, जो अपना ऑफिस वगैरह था बंद कर दिया, तो 6-8 महीने का सैलरी आपको नहीं दिया और उसने बंद कर दिया। अब मैं आपको बोलता हूं नहीं, आपके हक की लड़ाई है, आप केस फाइल करो। आप केस फाइल करो, और आपका जो भी लीगल एक्सपेंस होगा वो मैं हैंडल करूंगा, या आपका केस, मैं सपोज मैं लॉयर हूं तो मैं बोलता हूं मैं आपका केस फ्री में फाइल कर दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, मैं आपसे फीस चार्ज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 1 रुपया का फीस चार्ज करूंगा। क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता ना, तो मैं 1 रुपया का कंसिडरेशन आपसे चार्ज करूंगा। दैट्स इट, आप केस फाइल करो। नाउ इन दिस केस, क्या ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा? No, आंसर इज नो। वाई? क्योंकि यहां पर मैं आपको केस फाइल करने पे जो कॉम्पेंसेशन या जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, मैं उस पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें शेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज फाइन। सो मेंटेनेंस एंड चैम्पेटी में आप ये देखना, पॉइंट क्या आ जाता है कि आप एक लीगल केस फाइल कर रहे हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऑल्सो नॉट इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी अदरवाइज। और आप वहां पर बात करते हो कि जब आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा उसका परसेंटेज आप मुझे पे कर देना, दैट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरफियरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। हालांकि ये सब आगे डिटेल में आपको मिलने वाला है, आगे की स्लाइड में अगर आप देखोगे ना, ये देखो ये सब डिटेल में आपको मिलने वाला है, बट यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिया, तो देयर आई कैन रीड एंड आई कैन फोकस ओनली ऑन द मेन एग्जांपल्स। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, आप किसी को सबूत को, जो आई विटनेस है उसको पैसे देते हो और बोलते हो चलो तुम कोर्ट में आके गवाही मत देना या झूठी गवाही दे देना, या गवाही दो उसके लिए मैं आपको पैसे दे देता हूं, तो ये सब चीजों में क्या माना जाएगा? दिस इज इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। सो इन द केस आप कानून के जस्टिस में बाधा डाल रहे हो, सो दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। इनफैक्ट आपने अगर वो मूवी देखा हो जॉली LLB 2, तो जॉली LLB 2 के अंदर आप देखते हो वो एक इंसान होता है जो गवाही देता है। ठीक है, वो हवलदार जो जिसको मार दिया जाता है, उसका बेटा गवाही देता है, और गवाही देने के बाद में उसको फिर बेसिकली उसकी गवाही को चेंज कर देता है। अगर अभी यूट्यूब पे मैं चलाऊं तो आप वो लाइव सीन भी देख लोगे, बट एनीवे अगर आपको याद हो, फिर वो कोर्ट में प्रूव कर देता है कि ये तो झूठी गवाही दे रहा है, तब आप देखते हो कि आप जस्टिस में बाधा डाल रहे हो, इसको पकड़ के जेल में डालो। तो उस टाइप का अगर अग्रीमेंट आप करते हो, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट आता है मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। अब मैरिज तो इसमें स्टिफलिंग में क्या difference स्टिफलिंग में केस फाइल नहीं करने का मैं पैसा ले रहा हूं, और है? और इसमें केस फाइल होगा
झूठी गवाही देना या गवाही देने के लिए पैसा लेना, misleading the मिसलीड करना या गवाही देने के लिए पैसा देना, ये भी इंटरफेरेंस ऑफ जस्टिस में माना जाएगा। yes. हाँ, एक तरीके से सेटलमेंट है, बट आपको ये देखना है सेटलमेंट कहां पर हो रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। यहां पर आप सेटलमेंट कैसे कर रहे हो, यहां पर आप सेटलमेंट बोल रहे हो कि देखो यू वर द आई विटनेस प्लीज पे। अब लॉ यहां पर इसको इमोरल क्यों मानता है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्यों बोलता है? इट इज बिकॉज इफ यू वर द आई विटनेस इट इज योर ड्यूटी टू कम एंड गिव योर स्टेटमेंट। उसके लिए अगर आप पैसे मांग रहे हो और ये कर रहे हो तो बॉस ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। यह है अब समझ में। और स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन में आप क्या बोल रहे हो? ऑल टुगेदर केस ही फाइल मत करो, उसके बदले मैं आपको पैसे दे देता हूं। ओके। Yes, sir. फिर आता है मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। अब मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट में आप ऐसे देखो, सपोज करो विराट कोहली को मैं बोलता हूं कि मैं आपकी अनुष्का शर्मा से शादी करवा दूंगा, बदले में आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे देना। तो ये क्या हो गया? मैरिज अग्रीमेंट। वो जो पंडित जी कुंडली ले लेके घूमते हैं ना, टेक्निकली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखो तो इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कि आपकी शादी करवा देता हूं और वर को वधु, वधु को वर मिलवा देता हूं, और देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैं करता हूँ इस तरह का कि आपकी शादी में करवा दूंगा, उसका मेरे को अग्रीमेंट आप दे दो। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज बेसिकली होता क्या है? दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट को मिलवाने के लिए जो आप वहां पे पैसा चार्ज करते हो, तो यहाँ पे बोलते हो कि पोपट लाल को हम मिलवा देंगे किसी लड़की से और शादी करवा देंगे। चलो भाई, तो यहाँ पर आप इस तरह के अग्रीमेंट्स अगर करते हो तो दोज अग्रीमेंट्स आर अगेन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब आप बोलोगे सर फिर शादी डॉट कॉम क्या करता है? ठीक है, वो भारत मैट्रिमोनी क्या करता है? और पोपटलाल भी जो ये इतने सारे मैरिज ब्यूरोज में जाता है वो क्या है? तो ध्यान रखना, ये जितने भी मैरिज ब्यूरोज है और जितने भी ये आपके भारत मैट्रिमोनी, शादी डॉट कॉम और वट एवर द केसेस, ये ऐसे जितने भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का जो अग्रीमेंट है बहुत स्मार्टली ड्राफ्ट किया गया है। दे आर नॉट चार्जिंग यू ब्रोकरेज फॉर द मैरिज, दे आर चार्जिंग यू फीस फॉर लिस्टिंग। वो बोलते हैं हम आपके प्रोफाइल को ऐड करने के लिए फीस लेंगे। 1 साल तक आपका प्रोफाइल यहाँ पे रहेगा, या जो भी आपका टाइम पीरियड है, 2 साल तक आपका ये प्रोफाइल यहाँ रहेगा, 6 महीने का आपका यहाँ पे प्रोफाइल रहेगा। आप सब्सक्रिप्शन ले लो, उस सब्सक्रिप्शन से आपका प्रोफाइल यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा, आप बाकी प्रोफाइल्स को देख सकोगे और उनसे कांटेक्ट भी कर सकोगे। तो यहाँ पर आर यू चार्जिंग मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट और यू आर चार्जिंग फॉर लिस्टिंग? The answer is you are charging for listing. So that is again not opposed to public policy. तो very smartly अगर आप यहाँ पे देखो तो लॉ को थोड़ा सा घुमा के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इस तरह से किया गया है। हालांकि इसमें स्पिरिट ऑफ लॉ वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बिकॉज स्पिरिट ऑफ लॉ और लेटर ऑफ लॉ का लफड़ा तब आता है इस केस में जब भरत मैट्रिमोनी या शादी डॉट कॉम वाला बोलता चलो आपकी शादी हो गई, एक लड़का लड़की दोनों हमारी साइट पे मिले और इनकी शादी हो गई, अब हमें चलो कमीशन पे करो। तो ये क्या बन जाएगा फिर? आपका ब्रोकरेज अग्रीमेंट। तो शादी डॉट कॉम पे अगर एक लड़का लड़की शादी करते हैं, ठीक है, मिलकर अगर वो मिल जाते हैं और फिर उनका इवेंचुअली इट लीड्स अप टू मैरिज, देन इन दैट केस दे डू नॉट पे एनीथिंग टू भरत मैट्रिमोनी और शादी डॉट कॉम। ओके, ये पॉइंट आया क्लियर? अच्छा, बाय द वे मेरे पे डाउट मत करना, मेरी शादी ऐसे मैट्रिमोनियल साइट से नहीं हुई है, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट देखो, एक बार एक मेरे को स्टूडेंट ने पूछ भी लिया था, बोला सर आप इतना डिटेल में बता रहे हो, सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह कितना है? मैं बोला क्यों? बोला नहीं आपने बनाया होगा ना, आपको इतना डिटेल में पता है। तो नालायक आदमी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो यहाँ पर। फिर आता है जैसे सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो अगर आप यहाँ पे सपोज करो हमने जो अभी यहाँ पे चेक किया था कि एम्प्लॉयमेंट, सरकारी जॉब के लिए आपको मैं यहाँ पे पैसे दे रहा हूँ, तो हम नहीं बोलते देश को बेच खाया, अपनी कुर्सी को बेच खाया। तो इस टाइप का अग्रीमेंट्स अगर आप करते हो तो दिस इज ऑल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बिकॉज अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट द ड्यूटी। ये देखो, टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट द ड्यूटी, आपकी जो ड्यूटी है उसके अगेंस्ट में आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हो। तो ये जो मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस ऑफ कोर्स ऑफ जस्टिस, तो इफ यू आर आई विटनेस इट इज योर ड्यूटी टू you know come forward. Okay, it is your duty to come forward and give your statement, but उसके लिए आप अगर पैसे मांग रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो? दिस इज योर ड्यूटी एंड यू आर क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट अगेंस्ट योर ड्यूटी। या फिर अग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलीज, ठीक है, आप मोनोपोली क्रिएट करने के लिए अग्रीमेंट एंटर करते हो, वो भी क्या हो जाएगा आपके लिए? void. Agreement not to bid at an auction are also opposed to public policy. A class example, यहाँ पर क्या सिनेरियो होता है? 5 लोगों को बिड करना है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए 5 लोगों को बिड करना है। फॉरगेट दैट,
आई थिंक ये आप बहुत अच्छे से समझोगे. हैव यू सीन दैट मूवी देसी बॉयज, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम? देखा आप लोगों ने वो मूवी? नहीं, पूरा नहीं देखा है। अच्छा, पूरा नहीं देखा. मैंने भी पूरा नहीं देखा है, लेकिन उसमें एक सीन मैंने बहुत बार देखा है. और वो कौन सा है? अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम, बेसिकली जॉन इब्राहिम जॉब ढूंढने के लिए जाता है और उसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलता है. फिर वो एक इंडियन के वहां पे जॉब करने के लिए जाता है, सतीश कौशिक इंटरव्यू देने के लिए, और वहां पे बाहर बहुत सारे लोग होते हैं. तो अक्षय कुमार बेसिकली डमी इंटरव्यूअर बन के जाता है, इंटरव्यू बन के जाता है, वो ऐसे कैंडिडेट बन के जाता है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आऊँ. और जब अंदर जाता है तो ऑब्वियसली बाहर सारे लॉबी में लोग वेट कर रहे हैं और अक्षय कुमार अंदर इंटरव्यू अपना दे रहा है. वो ये बोलता है कि देखो मेरा फ्रेंड है, वो बहुत केपेबल है, उसको आप जॉब दे दो, बाकी किसी को अगर आप जॉब नहीं दोगे, मतलब उसको जॉब नहीं दोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा. वो बोलता है नहीं, मैं नहीं दूंगा, ऐसे कैसे जॉब होगा, मैं इंटरव्यू लूंगा तभी जॉब दूंगा, ब्ला 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 ब्ला, उसूल उसूल ये सब बताता है. अब अक्षय कुमार क्या करता है, अब देखो, जो बाहर रूम के बाहर है उसको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अक्षय कुमार अंदर ऐसे आवाज करता है, अरे मुझे मत मारो, मुझे ऐसे मत करो, मुझे वैसे मत करो. वो खुद को ही मारना शुरू करता है, अपने कपड़े फाड़ता है, चीजों को नीचे गिरा देता है. हाँ, तो वो राइट. तो मूवी से कॉपी किया है। वो कई तो किसी हॉलीवुड मूवी से कॉपी किया, और फिर खुद ऐसे है ना गेट तोड़ते हुए बाहर गिरता और ऐसे लिखता है अरे. अब ऐसा होता क्या, जब अंदर वो इस तरह से चिल्ला रहा होता है तो बाकी सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, जितने भी बाकी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो उठ के बाहर निकल जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार ऐसी जगह पे हमें काम नहीं करना. तो बचता ही कौन है वहां पे? सिर्फ जॉन इब्राहिम. तो वहां पर उसको, यहाँ पर अग्रीमेंट, बेसिकली उसको जॉब में रख लिया जाता है. अब आप बताओ ये क्या हो गया अगेन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि आपने क्या किया. अब इसी तरह से आप अग्रीमेंट्स कैसे क्रिएट करते हो, आप ये बोलते हो कि देखो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करना है. जैसे टेलीकॉम लाइसेंस के लिए या कोई भी कुछ टेलीकॉम का टावर वगैरह लगाना है, वहां पर बिड करना है. अब जियो और एयरटेल, ये दोनों आज की डेट में बड़े प्लेयर्स हैं. ये बोलते हैं एक काम करते हैं, वोडाफोन को तो हम गिनते भी नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जियो बिड करेगा, और जहां जियो बिड करेगा वहां एयरटेल बिड नहीं करेगा. दूसरी बार जब कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा दूसरे साल, तो एयरटेल बिड करेगा और जियो कॉन्ट्रैक्ट उसमें बिड नहीं करेगा. आ रहा है आपको समझ में? यस यस। हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो गवर्नमेंट निकालेगा, तो एक साल जियो बिड करेगा, एक साल एयरटेल बिड करेगा, एक साल जियो बिड करेगा, एक साल एयरटेल बिड करेगा. और ये क्या होता है, सुनील भारती मित्तल एंड मिस्टर मुकेश अंबानी दोनों आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं और इस तरह से बात करते हैं कि देखो यार, हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा. वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी आपने देखा, उसमें अजय देवगन मूवी के स्टार्ट में ही बोलता है ना, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो इससे सिर्फ पुलिस का काम आसान होगा, हम एक काम करते हैं पूरे मुंबई को बांटते हैं. तो फिर वो नहीं बोलता यहाँ से यहाँ तक इलाका आपका, वहां से वहां का इलाका आपका. राइट. और वो बोलता है समुंदर मेरा. ठीक है, तो इस तरह से करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो ये बोल रहा है मैं आपके अगेंस्ट बिड नहीं करूंगा, आप मेरे अगेंस्ट बिड मत करना, और दोनों अच्छा खासा हम यहाँ पे पैसा कमाएंगे. ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. सो अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली. इससे होगा कि अल्टीमेटली जियो और एयरटेल का मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा. और यह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे कि जब ऑक्शन होगा तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं करेंगे. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. आप बताओ, इज दिस क्लियर? एक और पॉइंट आप यहाँ पे देख ले. सर मुझे इसका एक और एग्जांपल बताइए। हाँ. हाँ बताओ एक और एग्जांपल. हाँ, यूएस में ऐसा एटीएनटी एंड वेराइजन का जो है वाईफाई नेटवर्क है, हम्म. उसका ऐसा है कि आप जिस एरिया में हो उस एरिया में हम नहीं आएंगे। हाँ. हम लोग ने पूरा यूएस में आधा बांट दिया है, हम्म. और वो दोनों उन्हीं एरियाज में देते हैं अपने अपने। तो करेक्ट. लोगों को कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलता और गंदा सर्विस देते हैं वो लोग। करेक्ट. करेक्ट. कंपटीशन नहीं है तो फिर वो लोग को प्रॉफिट होता है। करेक्ट. इंडिया, और इंडिया में अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आप करोगे ना, तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में आप पढ़ोगे रेगुलेटर्स ऑफ इंडिया, बिजनेस फैसिलिटेटर्स में. वहां पर आप देखना ये सीसीआई नाम का एक रेगुलेटर है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. ये आएगा और ये केस फाइल करेगा कि पर्टिकुलर, बेसिकली ये केस क्या फाइल करेगा, जो भी इंसान अफेक्टेड होगा वो सीसीआई में केस फाइल करेगा या फिर सीसीआई को खुद को लगेगा. तो वो खुद ही केस यहाँ पे उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा कि देखो यार, ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन को खत्म करना. आप यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट करोगे, आप अब्यूज करोगे डोमिनेंट पोजीशन को. तो सीसीआई यहाँ पर इस तरह से आता है. तो ये अग्रीमेंट्स आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे. राइट. आई थिंक और भी कोई कुछ यहाँ पे एड ऑन करना चाहता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई और कुछ एड ऑन करना चाहता है. आई थिंक समवन वाज सेइंग समथिंग.
ओके, फिर एक और पॉइंट आप यहां पे देखो, कर्टेलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका क्या मतलब हो गया, कर्टेलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी इंसान के पास फ्रीडम है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का या जो भी उसको एक्शन लेने का, उस पर आप किसी तरह का रुकावट डालते हो। कर्टेलमेंट, कर्टेल मतलब कम करना, उसको कट करना। मैंने आपको अभी बताया था, लॉ कैन नाइदर बी एक्सटेंड नॉर बी कर्टेल्ड। तो कर्टेल्ड मतलब रोकना, कट करना, ठीक है। तो यहां पर अगर आप करते हो तो ये सब क्या माना जाएगा, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अब आप देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग विद द एनिमी, तो आप यहाँ पे देखो, अगर किसी इंडिया के किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाता है तो वहां पर बिना गवर्नमेंट परमिशन के अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो बेसिकली क्या माना जाएगा, वॉइड। फिर आप देखिए स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये प्रिंसिपल किसके अगेंस्ट आता है, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी जिसको हम बोलते हैं। तो सीआरपीसी, तो जो सीपीसी है सिविल वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो पॉइंट आया कि इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अगर कोई केस चल रहा है उसके अगेंस्ट आप, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट अगर आप बोलते हो कि चलो ले दे के मामला खत्म करो, तो ये हो जाएगा स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज void, राइट। तो ये देखो यहां पर ये पॉइंट है, एन अग्रीमेंट टू प्रेजेंट द प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स, राइट, दिस टेंड्स टू बी द perversion or the abuse of the justice, therefore this is void, ठीक है। फिर आप देखिए मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, तो चैम्पर्टी के अंदर आप देखो, इन विच द पर्सन अग्रीज टू असिस्ट द अनदर इन अ लिटिगेशन इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन। तो जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहां पर इसमें ये वैलिड हो सकता है, इसके एक्सेप्शंस है, ये दो इसके एक्सेप्शन है। यहां पर आपका देखो, द अग्रीमेंट ऑफ सप्लाइंग द फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी इज वैलिड। सो बेसिकली ये वैलिड रहता है अनलेस अगर आप अनरीजनेबली और दिस इज कॉजिंग अनजस्ट टू द अदर पार्टी, या फिर आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है, जुआ मारने वाला, मतलब केस फाइल कर दो, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। वो जोमेटो वाला जैसे मैंने बोला, 1 करोड़ का अपन केस तो डालते हैं, 1 करोड़ नहीं कम से कम 10 लाख तो मिलेगा, 10 लाख भी मिला तो फुकट में ही आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपका केस जो है वो क्या है, व्हेन द मोटिव इज ओनली गैम्बलिंग, आप जबरदस्ती केस फाइल करके आपको लग रहा है कि आपको पैसा मिल जाएगा वो। और दूसरा आता है कि इफ इट इज अनरीजनेबल, ये जो केस आप फाइल कर रहे हो एंड दिस इज कॉजिंग अनजस्ट टू द अदर पार्टी, ठीक है, तो इन दैट केस दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट वैलिड। सो इन दो केसेस में आप क्या बोलोगे, इट इज नॉट वैलिड। अदरवाइज अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो उसको यहां पर वैलिड माना गया है। फिर आप देखिए ट्रैफिक रिलेटिंग टू पुलिस पब्लिक ऑफेंस, तो यहां पर वही बताया हुआ है कि एन अग्रीमेंट टू पे मनी टू द पब्लिक सर्वेंट, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ब्राइब। आप यहाँ पे किसी को ब्राइब दे रहे हो कि भाई एक काम करो, किसी और को रिटायर करो, इस इंसान को यहाँ पे बैठा दो, ये भी क्या हो गया, वॉइड। कल को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाके बोलो कुछ ले दे के मुझे भारत रत्न का अवार्ड मिल सकता है क्या, पद्म विभूषण मिल सकता है क्या, ठीक है, इस तरह से करके आप अग्रीमेंट्स मांगो, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो immoral opposed to public policy। agreement to create monopolies, ये भी हमने कवर किया। देन मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, दिस इज ऑल्सो void। अब इसमें आप देखो यहाँ मैंने बताया कि ये जो मैरिज ब्यूरोज है ये क्या करते हैं, दे ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डू नॉट नेगोशिएट द मैरिज फॉर द रिवॉर्ड, देयरफॉर ये लोग यहाँ पर कवर नहीं होते। इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, जैसे एन अग्रीमेंट whose object is to induce any judicial officer। बाय द वे नवंबर 2020 में इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये वाला पॉइंट अगर आप देखो तो नवंबर 2020 में इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और आज सुबह ही मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने, मतलब जून एग्जाम के लिए एक स्टूडेंट ने मुझे इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये वाला कैसे गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जुडिशियल ऑफिसर जो है वो कोर्ट का आदमी है, उस कोर्ट के आदमी को आप बोलते हैं यार केस मत लेना, मना कर देना, पीछे हट जाना, तो ये सब आपके लिए क्या हो गया, ऑल दिस इज इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज void। देन इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन, तो इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन के अंदर क्या आ जाता है कि एक अग्रीमेंट आपने बनाया बाय द एजेंट टू रिसीव विदाउट द प्रिंसिपल्स कंसेंट फॉर द कॉम्पनसेशन फ्रॉम अनदर्स परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज इनवैलिड। मतलब अगर आप एक
एजेंट हो तो आप अपने प्रिंसिपल को बाउंड करोगे अपने हर एक एक्टिविटी के साथ, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप किसी और के भी एजेंट बन रहे हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहां पर भी जो आपने दूसरा एजेंसी लिया है दैट इज इनवैलिड। सिमिलरली ए हु इज मैनेजर ऑफ अ फर्म, ठीक है, ऑब्लिगेशन से यहां पर क्या मतलब है, योर ड्यूटी, दिस इज ड्यूटी। अब आप यहां पे देखो, एक मैनेजर है फर्म का, ठीक है, कंपनी का एक मैनेजर है, वो बोलता है मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा, बदले में प्राइवेटली तुम मुझे 2 लाख रुपए पे कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, वॉइड। ऑल दिस आर कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर आता है कंसिडरेशन विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल है, ठीक है, तो यहाँ पर अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कंसिडरेशन को स्प्लिट कर पाओ तो फिर एक पार्ट वैलिड हो सकता है, एक पार्ट इनवैलिड हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल लो, मैं आपको बोलता हूँ, सी टेक इट दिस, इसका एंड में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाता हूँ। पहला कॉन्ट्रैक्ट में आपको बोलता हूँ देखो, मैं आपको लॉ के लिए पढ़ाऊंगा प्लस मैं आपको ड्रग्स भी सप्लाई करूंगा। बाय द वे आई एम अगेन आस्किंग ऑल ऑफ यू टू पुट योर ईयरफोन्स और हेडफोन्स टू लिसन। इसको स्पीकर पे मत चलाना, घर वाले डाउट करेंगे मेरे पे और आप पे भी, ठीक है। सो मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको लॉ भी पढ़ाऊंगा और आपको मैं ड्रग्स भी सप्लाई करूंगा। हर क्लास के बाद में एक पुड़िया आपको मैं पकड़ा दूंगा, मस्त एंजॉय करना आप और लॉ पढ़ते रहना। इन सब के लिए मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा 50,000। अब इसमें अगर आप देखो देखो लॉ पढ़ाने में देर इज नो प्रॉब्लम, ये तो लॉफुल है, लेकिन ये जो ड्रग्स आपको मैं सप्लाई कर रहा हूँ ये अनलॉफुल है। और इकट्ठे में आपके लिए कंसिडरेशन यहाँ से ले रहा हूँ 50,000 रुपीज का, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है कि लॉ का इतना ड्रग्स का इतना। तो ये पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट है, ये पूरा अग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वॉइड। हाँ, अगर मैं इस तरह से बाइफर्केशन कर दूं, लॉ का फीस तो है 10,000 एंड लॉ प्लस ड्रग्स द फीस इज 50,000 रुपीज। तो यहां पर अगर लॉ प्लस ड्रग्स मैं ले रहा हूं तो ये बाइफर्केशन यहाँ पे निकल के आ सकता है कि 10,000 लॉ का था, 40,000 इसका, तो ये 40,000 वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा वॉइड। तो अगर आपका पार्ट कंसिडरेशन या पार्ट ऑब्जेक्ट अगर वॉइड है तो आपका पूरा का पूरा अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है, अगर आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते तो। अगर आप उसको स्प्लिट कर सकते हो तो जो लॉफुल वाला पार्ट है वो वैलिड रहेगा और जो अनलॉफुल वाला पार्ट है वो यहां पर हो जाएगा वॉइड। तो आप ये देखो इस पॉइंट को, इसमें जैसे बताया हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 24 इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और पार्ट ऑफ एनी वन सेवरल कंसिडरेशन फॉर द सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल द अग्रीमेंट इज ओनली कंप्लीटली वॉइड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। ए ने एक सुपरिंटेंडेंट को हायर किया, ठीक है, उसका नाम है बी, और क्या बोला बेसिकली, ए प्रोमिसेस टू सुपरिंटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चर, सॉरी ए एम्प्लॉई है, ए सुपरिंटेंडेंट है, बी मैन्युफैक्चरर है। बी ए को बोलता है मैं तुम्हें हर महीने 20,000 रुपए की सैलरी दूंगा, तुम्हें क्या करना है, तुम एक तरीके से मैनेजर बनोगे, सुपरिंटेंडेंट रहोगे, मेरे फैक्ट्री में जब काम होगा तुम उसका निगरानी करोगे। और मेरे फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है, मेरे फैक्ट्री में बन रहा है इंडिगो, और मेरे फैक्ट्री में कुछ इलीगल चीज भी बन रहा है, लेट्स से ड्रग्स। तो इंडिगो और ड्रग्स तुम दोनों की निगरानी करोगे। अब देखो इसकी निगरानी में तो ठीक, इसकी निगरानी में देर इज अ प्रॉब्लम, बट हाउ डू यू बाइफरकेट दिस 20,000 रुपीज। देयरफॉर ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, ये पूरा का पूरा ही क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, बिकॉज पार्टली इट इज अनलॉफुल एंड यू कैन नॉट स्प्लिट इट। सो इफ द अनलॉफुल पार्ट एंड द लॉफुल पार्ट कैन बी स्प्लिट देन देर इज नो प्रॉब्लम। गाइस इज दिस क्लियर, Yes, sir. राइट? और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई इलीगल काम आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हो तो इलीगल काम में जो आपके कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी वॉइड हो जाता है। ये आगे आएगा खैर आपके पास, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, बट ब्रॉडली ये वाला पॉइंट्स है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, agreements which are expressly declared to be void, by the way this is an important part, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें क्या बताया हुआ है, द अग्रीमेंट विच इज मेड बाय एन इनकॉम्पिटेंट पार्टी, सेक्शन 11 जो हमने देखा था, माइनर अनसाउंड माइंड,
then bilateral mistake, then when the consideration and the object is unlawful, or when the consideration or object is unlawful in parts, or when the agreement is made without consideration. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये सब अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. आज हमने जितना भी पढ़ा है उसको आप प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, सो दैट ये सारा टॉपिक्स जब हम करें तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में ये हमारा पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो जब ये कंप्लीट हो गया तो हमारे ये यूनिट पूरा ही कंप्लीट. तो उसके अगले लेक्चर में हम फिर यहाँ से कॉन्टिजेंट और क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे. सो लगभग हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आई वुड से 50% से ज्यादा का पोर्शन हो चुका है. सो जस्ट रिवाइज ऑल दीज थिंग्स and next lecture we will start from here. Okay, so that's it for your today's lecture. Take care, bye bye. हालांकि 11:30 ही हम एंड कर रहे हैं क्लास को. ओके, चलिए बाय बाय.